बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम और आज हम फॉर्मूलों पे बात करेंगे। आप कहेंगे फार्मूला, सुबह सुबह मैथ्स? फिक्र ना करें, मैथमेटिक्स की बात नहीं होने वाली, लेकिन एक फार्मूला है ज़िंदगी में खुश रहने का, ज़िंदगी में कामयाब होने का। देखिए, ज़िंदगी का एक अजीब सा या एक इंटरेस्टिंग सा असूल है कि कोई भी चीज़ कभी 100% नहीं होती। ना कामयाबी, ना कोशिश, ना खुशी, ना दुख। हर चीज़ अपने अंदर एक कमी, एक गुंजाइश, एक स्पेस, एक मार्जिन छुपाए होती है। तो शायद अगर हम ज़िंदगी में 80-20 के फार्मूला को आगे लेके चलें। क्या आपको अपनी ज़िंदगी में 80-20 फार्मूला के बारे में पता है? प्रॉबली नॉट। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, 80-20 का फार्मूला आपकी रूटीन को भी प्रोडक्टिव बनाता है, आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है और आपको ज़्यादा कामयाब बनाता है एज ए ह्यूमन बीइंग। ज़िंदगी के हर एरिया में अगर आप 80-20 का फार्मूला यूज़ करें, यानी कि 80% और 20% मिला के बन गया 100%, राइट? सो सेहत सिर्फ जिम से रिलेटेड नहीं होती। सबसे पहले बात करेंगे हम हेल्थ की। 20% एक्सरसाइज, 80% अच्छा खाना। अगर आप ऑनलाइन भी जाके देखें, सर्च भी करें, तो अब जो आपके सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, जो भी लोग खुराक और हेल्थ से रिलेटेड एसोसिएटेड हैं, वो आपको यही बताएंगे कि आपकी सेहत का 80% राज जो है वो आपकी खुराक में है। यानी कि आप प्लेट में जो खाना डालते हैं और कितना डालते हैं उस पर डिपेंड करता है। 20% जो है उसके अंदर एक्सरसाइज का ताल्लुक और अमल दखल होता है। वो 20% भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 80%। लेकिन 80% खाना पीना, और खाना साफ, सिंपल, बैलेंस्ड हो, और साथ में वॉक, जिम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पिलाटेस, योगा, कोई भी चीज़ आप 40-50 मिनट के लिए डेली कर लें तो आप अपने हेल्थ के फॉर्मूला को पूरा कर लेते हैं। अब मैं बात करूंगी वेल्थ की, यानी कि पैसे की। पैसा सिर्फ इंटेलिजेंट लोग नहीं बनाते, पैसा वो लोग बनाते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो लगे रहते हैं, जो हार्ड वर्किंग होते हैं। सो 80% कंसिस्टेंसी यानी कि फोकस और डिसिप्लिन, और 20% आपकी इंटेलिजेंस यहाँ पे कारामद होती है। लोग क्या करते हैं, टोटल अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं और मेहनत जो है और कंसिस्टेंसी जो है उस पर इतनी तवज्जो नहीं देते। तो आप चाहे जीनियस लेवल भी हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने डिसिप्लिन और कितने फोकस के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी वेल्थ के अंदर मैं अब फॉर्मूला यूज़ करूँगी 80-20 का, और अब मैं यहाँ पे सेविंग्स की बात करूँगी। आपके जो अर्निंग होती है, जो पैसे आप कमाते हैं, उसमें भी आप 80-20 का फॉर्मूला रखा करें। 80% जो आपने कमाया, जैसे कि अगर आपने 1000 रुपये कमाए, 800 रुपये आपने अपनी खर्चे, अखराजात, जो भी मामलात हैं उसके लिए रखे, और 20% यानी कि 200 रुपये जो हैं वो आपने फ़ौरन सेविंग में डाल दिया, और आपने ऐसे एक्ट किया कि जैसे वो पैसे आपके पास है ही नहीं, वो आए ही नहीं। 1000 रुपये आया, 800 रुपये आपके खर्च के थे, 200 रुपये जो थे वो सोचे कि जैसे टैक्स में कट गए। आपका अपना पर्सनल टैक्स जो आप अपने ऊपर लागू करती हैं या करते हैं, वो 20% आपने सेविंग में डालने शुरू कर दिए। कभी 1000 कमाए, कभी लाख रुपया भी कमाया, तो उसमें से 20,000 रुपये आपने सेविंग में डाल दिए, और 80,000 रुपये लाख में से आपने अपने अखराजात पे किए। ये फार्मूला आपको फाइनेंशियल कामयाबी की तरफ भी लेके जाएगा। तो जहाँ पे हम वेल्थ की बात कर रहे हैं कि पैसे कमाने के लिए कंसिस्टेंसी और इंटेलिजेंस, 80% कंसिस्टेंसी, 20% इंटेलिजेंस, उसी तरह सेविंग्स की तरफ जाना है तो 80% आपने खर्चा अपना किया अपनी अर्निंग का, और 20% आपने अपने आप को सेविंग की तरफ लेके गए। इसी तरह बोलने की बात करें, 20% बोले, 80% सुने। अब ये मुझे नहीं अप्लाई करता क्योंकि मैं तो रोजी रोटी बोलने से कमाती हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर आपने एक कामयाब इंसान होना है और आपने अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा और पॉजिटिव बनाना है, वो कम्युनिकेशन जिससे आपके काम भी अच्छे चले, आपकी ज़िंदगी भी अच्छे अंदाज में चले, और आपके ताल्लुकात, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी अच्छे हों, तो आपने 80% सुनना है और 20% बोलना है। 80% सुनने में ही आपका कामयाबी, आपकी ज़िंदगी की सक्सेस का राज छुपा है। हर रिलेशन, हर कॉन्वर्सेशन को अगर आपने कामयाब बनाना है तो सुनना सीखें। हम लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो हमारा टोटल फोकस होता है कि मेरी बात सुनी जाए, अगला बंदा क्या कह रहा है डजंट मैटर। तो यहाँ पे भी जब आपने बातचीत करनी है, गुफ्तगू करनी है, तो उसमें भी 80% आपने सुनना है और 20% आपने बोलना है। फिर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करें, 80% आपने समझना है और 20% आपने पढ़ना है। किताबें पढ़ना तो आसान है व्यूअर्स, लेकिन उन्हें समझना मुश्किल है, उनको अब्जॉर्ब करना मुश्किल है।
सो लर्निंग का मतलब सिर्फ पेज पलटना और अल्फाज पढ़ना नहीं है, बल्कि उन अल्फाज के अंदर, उन किताबों के अंदर जो छुपी हुई विजडम है, जो राज हैं, उनको अपने अंदर जज़ब करना है। सो रीडिंग तो सिर्फ 20% होती है, 80% जो है वो समझना, सोचना और उसको एनालाइज करना होता है। तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंडरस्टैंडिंग 80%, पढ़ना 20%। वो 20% जो आप पढ़ेंगे, जब 80% उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे तो वो 20% आपको 100% से ज़्यादा का बेनिफिट देगा। अचीवमेंट, जब भी किसी चीज़ को हमने अचीव करना है, ये विजडम, ये वेल्थ से भी रिलेट करता है। सपने सब देखते हैं, लेकिन सपने आपने सिर्फ 20% देखने हैं, 80% आपने मेहनत करनी है उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए। ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए 80% मेहनत जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आप अचीवमेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपका डिसिप्लिन भी आएगा, आपकी स्ट्रगल भी आएगी, आपकी बर्दाश्त भी आएगी, आपकी हिम्मत भी आएगी। सपना आपको डायरेक्शन ज़रूर देता है, आपको रास्ता ज़रूर दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना और उस रास्ते पे चलते हुए जिस मेहनत को आपने करना है, वो आपको 80% हार्ड वर्क लेके जाता है। अब मैं बात करना चाहूँगी खुशी की, यानी कि हैप्पीनेस की। हर बंदा ये सोचता है कि खुशी आपको फ़न से मिलती है, ही हा से मिलती है, हल्ला गुल्ला से मिलती है। बिल्कुल मिलती है, लेकिन 20%। फ़न खुशी का 20% हिस्सा है, लेकिन पर्पस यानी कि कोई ना कोई डायरेक्शन होना, ये 80% होता है। फ़न भी बेतुका करेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाने का करेंगे, तो वो आपको भी खुशी नहीं देगा और दूसरे को भी खुशी नहीं देगा। सो असल खुशी तब आती है जब आपके पास कोई पर्पस हो, जब आपके पास कोई रास्ता हो, कोई डायरेक्शन हो। जैसे कि आपके पास सुबह उठने की कोई वजह हो, आपकी ज़िंदगी का मकसद, डायरेक्शन क्लैरिटी के साथ आपको नज़र आ रही हो। हर छोटी चीज़ भी आपकी ज़िंदगी की खुशी बन सकती है अगर आप उसको पर्पसफुली अचीव करने की कोशिश करें और साथ साथ 20% फ़न का दामन ना छोड़ें। ऑनेस्टली व्यूअर्स, जब चीज़ें क्लियर होती हैं तो फिर मज़ा भी आता है बाय डिफ़ॉल्ट। एंड फाइनली हमारे ताल्लुकात। हम सोचते हैं कि किसी भी ताल्लुक को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको ट्रस्ट चाहिए, यानी कि एतबार चाहिए। बिल्कुल, रिश्ते जो है वो ट्रस्ट मांगते हैं, ट्रस्ट ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ 20%। रिश्तों की स्ट्रेंथ या अगर आपने उनकी पावर को समझना है, तो जब दूसरों के इमोशंस, फियर्स, ज़रूरियात को आप समझ लेते हैं, तभी रिश्ते मजबूत होते हैं। यानी कि अंडरस्टैंडिंग, किसी भी रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग, समझना 80% है, और 20% जो है, आप जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं ट्रस्ट यानी कि एतबार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 80-20 का फॉर्मूला अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करना बंद कर दें, लार्जर स्केल पे चीज़ों के बारे में सोचें, छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढें, लेकिन 20% आपके एक्शंस और काम करना होता है, और 80% जो होता है वो आपको ज़िंदगी के रिजल्ट्स देने वाली चीज़ों जो हैं उनकी तरफ डायरेक्ट करता है। तो ज़िंदगी मुश्किल नहीं है, बस इसकी अप्रोच को हम मुश्किल कर देते हैं। सो 80-20 का फॉर्मूला मैं तो ज़िंदगी में अप्लाई करती हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सेविंग्स, किसी भी काम की तरफ अगर फोकस करना है। अब जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे हम अपने एक प्रोग्राम की बात कर रहे थे, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमने किसी प्रोग्राम को डेवलप करना होता है तो 20% उसके अंदर एक्चुअली प्रोग्राम को ऑन एयर और इम्प्लीमेंटेशन ऑन एयर होता है। 80% तो एक्चुअली वो मेहनत होती है जो उस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए की जाती है, जिसको हम पेपर वर्क, ग्राउंड वर्क, रिसर्च, कॉन्वर्सेशंस, उसके ऊपर डिबेट करके उसको क्रिएट करना। उसको पहले आपने पेपर को, जिसको हम प्री प्रोडक्शन भी कहते हैं, प्री प्रोडक्शन 80% काम होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑन ग्राउंड चीज़ को लाना तो 20% होता है। सो आपकी वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के हर अरीना में। पैसे बचाने हैं, घर बनाना है, अपने करियर में सक्सेसफुल होना है, तालीम हासिल करनी है, ताल्लुकात अच्छे करने हैं, किसी भी एरिया के अंदर आप जाएं तो 80-20 के फॉर्मूला को अप्लाई करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी आखिरत दोनों में आप सुरखरू हो जाएंगे। शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक था आज का, 80-20 का फॉर्मूला। 80-20 आप मुझे बताएं अपनी ज़िंदगी में 80-20 आप कहाँ पे अप्लाई करती हैं? अब देखिए, आपके किचन में भी आपकी 80% तैयारी और चीज़ें आने से पहले होती हैं। बिल्कुल। हम ऑन एयर जब तक जाते हैं तो ऑन एयर तो 20% का काम है, तैयार करके प्रेजेंट करना। बिल्कुल। इट इज़ द प्रेपिंग, द तैयारी, द मेजन प्लेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो एक्चुअली 80% आपकी मेहनत लेती है। बिल्कुल ऐसे ही है जुगन, और ये तैयारी जो है ये हमारी घर से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमें पता है कि लाइव शो है और हमने जाके चीज़ें असेंबल करनी है, और कुकिंग टाइम फिर हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम प्रोफेशनली जब सीखते हैं
तो उसमें मैं एक चीज़ बल्कि ये भी ऐड करना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा मार्जिन ये रखें कि आपने सीखना है, वो अमल, वो थोड़ी सी स्पेस अपने अंदर, ये नहीं कि अभी जिस तरह मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पीटीवी पे आके सीखी, ठीक है, और कुछ नई रेसिपीज़ ऐसी थी जो मैंने बहुत टाइम बाद जो है उनको सीखा। तो आप वो सीखने का जो अमल है उसको कहीं ना कहीं साथ अपने लेके चलें। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे तो सब कुछ आता है, गलतियाँ इंसान ज़िंदगी की हर स्टेज के ऊपर करता है, तो उनसे सीखें बल्कि, और साथ ये मार्जिन हमेशा, फिर मैं ये रिपीट करूँगी बात कि आप साथ साथ उसको लेके चलें कि आपने सीखने का जो अमल है वो आपके साथ साथ चलता रहे। और सीखने का अमल तो व्यूअर्स हर सेकंड हर लम्हे हमारे साथ चलता ही है। अल्टीमेटली वही वाली बात है कि आपने वो फॉर्मूला क्रिएट करना है जो आपके लिए वर्क करता है। जैसे सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि 20% एक्सरसाइज, 80% जो है आप क्या खाते हैं, उसके अंदर आप एडिशन कर सकते हैं। 70% आप क्या खाते हैं, 10% आप क्या पीते हैं, पानी वगैरह, आपकी पानी की इनटेक, लिक्विड की इनटेक, स्पेशली पानी की इनटेक, और उसके साथ नींद, और फिर 20% आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। फॉर्मूला आप अपने हिसाब से जो वर्क करता है उसको लेके चलें, लेकिन याद रखें ऑन ग्राउंड फिजिकल काम 20% होता है, उसकी प्रेपिंग, उसका ग्राउंड वर्क, उसकी फाउंडेशन, घर की नींवें अगर ठीक हों और ग्रे स्ट्रक्चर सही व्यूअर्स खड़ा हो जाए तो बाकी की सारी चीज़ें फनकारियाँ ही होती हैं, इसीलिए वो 20% होता है। सो ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ तैयबा हमारे साथ हैं। शेफ़ तैयबा के किचन में मुलाकात होगी छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम एक बड़े मज़े की चीज़ अपने किचन में बना रहे हैं, शेफ़ तैयबा के किचन में। ये वो एक रेसिपी है या वो एक चीज़ है जिसको बचपन में बहुत ज़्यादा हम लोग खाते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन और स्पेशली सर्दियों में लुक फॉरवर्ड करते थे कि ये तैयार होगा, इसके साथ हम वाइट राइस खाएंगे या रोटी के साथ खाएंगे। तो शेफ़ तैयबा आप बताएं आज आप किचन में हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं? आज हम जो है फ़िश करी बना रहे हैं और इसकी इंग्रेडिएंट्स, उसकी रेसिपी हम आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले जो है मैं इसको हल्का सा मैरिनेट करके फ़िश को जुगन के हवाले करूँगी। आपने जो है वो एक पैन रख दें गर्म होने के लिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल ना हम ऐड कर देते हैं ताकि ये फ़िश को जो है हम कलर दे के फिर हम ग्रेवी में इसको जो है वो ऐड करेंगे। हाँ। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर देते हैं। एक चीज़ आपको याद है छोटे होते हमेशा यही होता था, जैसे ही सर्दियाँ आती थी एटलीस्ट हफ्ते में 2 दफ़ा जी तैयार किया जाता था मछली को। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे हम सिरका डाल रहे हैं। जी सिरका ऐड किया मैंने, थोड़ा सा हम लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ इसमें सॉल्ट जाएगा, इसलिए क्योंकि जब मैंने ये परचेज़ की है तो मैंने इसमें उसको सख्ती से मना किया था कि नमक ऐड नहीं करना उसने, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फिर नमक वो डाल बहुत देते हैं। ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। ये सूखा धनिया है हमारे पास पाउडर फॉर्म में, इसको भी हम मिक्स करेंगे। हल्दी है, हल्की सी हल्दी हाँ भी जी डालेंगे। हल्की सी डालेंगे क्योंकि हमने बैलेंस रखना है ताकि हमारी और ग्रेवी जो है। अगर आप थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो बेसिकली आपकी जो क्या हम इसे कहते हैं, हाँ जी, तो बेसिकली उससे होगा ये कि आपने जो हल्दी डाली है उसकी भी अब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी। ये हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ब्लैक पेपर डाल दिया, हल्का सा, आपको फ्लेवर के लिए नहीं हम डाल रहे, ये हम हल्दी का जो फ़ायदा है वो उसके अंदर बिल्कुल अब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको सिरका टाइप चीज़ दे देती हूँ ताकि वो दूसरी साइड पे भी लग जाए। ठीक हो गया, क्योंकि सिर्फ ये होता है कि इससे ना थोड़ा सा लेमन जूस से और सिरके से ना वो जो मछली की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और स्मेल होती है वो बैलेंस हो जाती है। थोड़ा सा हम नमक दूसरी साइड पे भी डाल देंगे एंड दैट्स इट। इतना कोई ज़्यादा, क्योंकि देखिए ग्रेवी में तो उसने को खोना ही है, ये सिर्फ इसको कलर देने के लिए और इसके अंदर फ्लेवर लाने के लिए हम एक अमल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि हम जाएंगे टूवर्ड्स आवर रेसिपी जी के इंग्रेडिएंट्स। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई इतना टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है व्यूअर्स, क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, तो लिटरली फ़िश कड़ी को फ्यू मिनट्स लगते हैं तैयार करने में। और ये हमने एक पूरी मछली ली है, राइट जी, 1 केजी इसका वेट है, 1 केजी इसका वेट है, रो मछली, राइट। बिल्कुल ऑसम। अच्छा व्यूअर्स, इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। फ़िश करी के लिए फ़िश 1 किलो लिए है हमने, तेल हस्बे ज़रूरत है, प्याज 3 से 4 अदद, टमाटर 3 से 4 अदद, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च और धनिया, ये सब चीज़ें हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। ग्रेवी का मैं आपको बता देती हूँ। फ़िश तो मैंने अभी आपके सामने मैरिनेट की है,
ग्रेवी के लिए आपने क्या करना है कि एक पैन में हम ऑयल लेंगे, उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, और ये जो हमारे पास मिक्सचर पड़ा हुआ है, ये जो मैंने अभी आपको टमाटर और प्याज बताया है, इन दोनों चीज़ों को मैंने बॉईल करके, और जब ये सॉफ्ट हो गए तो मैंने इनको ठंडा करके ब्लेंड कर लिया है। तो अदरक लहसुन थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो उसके साथ हम जो है ये पेस्ट ऐड करेंगे, और जितने मैंने आपको स्पाइसेस बताए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। और जिस वक्त ये हमारी ग्रेवी जो है वो कुक हो जाएगी तो उस मतलब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, तो हम ये जो हम फ्राई कर रहे हैं फ़िश, ये हम उसमें ऐड कर देंगे। फ्राई करने से ना थोड़ा सा अगेन वही जो हम एक स्पेसिफिक फिश की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। बिल्कुल। आप इसको सर्व किसके साथ करेंगे? हम जो है इसको अभी तो हम नान मंगवाएंगे इसके साथ, लेकिन आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी बड़ा अच्छा इसका जो है वो फ्लेवर आता है। बिल्कुल, हम लोग तो जब खाते हैं हमेशा घर में, तो हम लोग तो इसको बॉइल्ड चावल के साथ ही खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जुगन जिस वक्त हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो हम इसमें एंड में थोड़ा सा जो है वो दही ऐड करेंगे। अच्छा। तो उससे एक बड़ा अच्छा जो है ना इसका शोरबे का टेस्ट आएगा। आपने नोट किया कि मैंने आज बिल्कुल कोई साबुत गरम मसाला नहीं रखा, कुछ मैंने ग्राइंड किया हुआ गरम मसाला। क्यों? क्योंकि देखें उसका जो फिर तासीर है चीज़ की वो ख़त्म हो जाएगी अगर हम उसमें इतने ज़्यादा स्पाइस है। हमने बड़े नॉमिनल से जो है इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं ताकि बच्चे भी वो लाइक करें, और बड़ा लाइट सा इसका शोरबा हो, कोई इतना हैवी नहीं हम इसको बना रहे। बिल्कुल। और इसको हमने कितनी देर और कुक करना है? बस ये कलर आ जाए दोनों साइड पे तो इनफ है, क्योंकि इसने फिर मकसद ये होता है यहाँ पे फ्राई करने का, एक तो इसको बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा, और दूसरा ये कि ये शोरबे में जब कुक होगी तो फिर उसमें ये टूटेगी नहीं फिश। बिल्कुल। आप मुझे जब कहेंगी तब मैं निकालूंगी, क्योंकि फिश कड़ी मेरा एरिया नहीं है बिल्कुल। तो मैं इसको इस वजह से, क्योंकि बात ये कि वो तो इसी तरह होते होते कुक हो रही है। बिल्कुल। बस थोड़ा सा 1 आध मिनट हम इसको और करेंगे, और ये प्लेट में नहीं रखी है इसमें हम प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे, और फिर यही पैन हम यूज़ कर लेते इसी हैं। पैन को यूज़ करेंगे हम बाकी उसका सालन बनाने के लिए। मेरे ख्याल से निकाल लेते हैं, वो बिल्कुल ही पूरी तरह से ना कुक हो जाए ना, क्योंकि हमने इसको और बड़े ही तरीके से आराम से आपने इसको रिमूव करना है। पहले अदरक लहसुन हम डालेंगे ऑफ कोर्स, उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे, क्योंकि फ़िश एक बड़ी ही डेलिकेट मीट है, उसको आपने तरीके से ही करना है। ये नहीं आपने करना कि आप वो जो कहते हैं ना फनकारियों में उसको घुमाई जा रहे हैं, उसकी फिर हालत ख़राब हो जाती है। और ये जो हम कुछ हड्डियाँ मतलब फ़िश की बोन्स भी जो डाल रहे हैं, उसको डालने का पर्पस ही है कि हमारे पास सारा डाल दूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि हम स्टॉक अलग से तो ऐड नहीं कर रहे ना, तो उसमें ये होगा कि इसी के साथ जो अच्छा सा एक स्टॉक है ना वो उसमें से निकल आएगा हड्डियों की वजह से भी। सारा अदरक लहसुन मैं इसमें डाल दूँ, क्योंकि ये तो सारा फिर अब फ्लेवर की गेम है कि आप किस तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से इसके अंदर फ्लेवर डाल के इसको लेके चलते हैं। सो अदरक लहसुन को आपने थोड़ा सा कुक कर लिया, और प्रॉपरली थोड़ा सा कुक करना है, क्योंकि उसका फ्लेवर जो है ना, क्योंकि नॉर्मली हम प्याज में डालते हैं तो थोड़ी देर छोड़ देते हैं, क्योंकि हम इसमें अनियंस नहीं डाल रही हैं। अनियन इसमें अनियन इसी के अंदर है। बॉईल करके पहले टोमेटोज और ये जो है दोनों चीज़ें हमने ब्लेंड कर लिया इनको। ठीक है, थोड़े से सॉफ्ट हुए। अब क्योंकि मैरिनेशन में भी हमारे पास है, अब ये ऐड कर देंगे हम, तो साथ ताकि ये भी इसका पानी भी ड्राई हो जाए। तो सॉल्ट जो है वो थोड़ा ही हम ऐड करेंगे अभी, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल वही जो कढ़ाई कढ़ुई वाला सालन होता है वही बना देते हैं, ऐसे ही है, और रियलाइज़ नहीं करते हैं कि उसका फ्लेवर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसीलिए वो वाला फ्लेवर नहीं आता जो बचपन में घरों में आता था, क्योंकि हम हर चीज़ को एक ही रेसिपी से बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लोगों ने फ़िश मसाले भी अब ख़रीदने शुरू कर दिए हैं मार्केट से, इतना कोई उसमें नहीं चीज़ें डलती होता ना, सामने ही है बिल्कुल। थोड़े से 3-4 तो हमारे पास बेसिक स्पाइसेस हैं जो हम शोरबे में ऐड कर रहे हैं। हाँ, सो ये देखें ना, हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। अच्छा, आज बाय द वे हमने अपना प्रोग्राम ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्लान आउट किया अपने व्यूअर्स के लिए, भी आपके साथ भी शेयर करूंगी। आज हम पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की तो बात करेंगे, बिकॉज आजकल बहुत से लोग जो है ना वो कंप्लेन कर रहे हैं कि यार हमारी तो पिगमेंटेशन बड़ी बढ़ गई है, हमें समझ नहीं आ रही, उस पर भी बात करेंगे। फिर आज हम आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे कि अगर आपका कोई पेज है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, यूट्यूब है, तो उसको आप किस तरीके से ऑप्टिमल अंदाज में आगे लेके चल सकते हैं। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि यार फलां बंदे ने, मेरी कज़न ने तो मेरे साथ ही शुरू किया था पेज, उसका पेज चल गया, मेरा नहीं चला। तो वो क्या चीज़ें हैं, क्या वो एल्गोरिदम्स हैं, क्या चीज़ें, इस पर भी बात करेंगे। और आज हमें एक बड़ी टैलेंटेड बच्ची भी ज्वाइन करेगी, यंग गर्ल, ने किताब लिखी है। अच्छा, माशाल्लाह। आई थिंक शी इज़ 13 और 12-13 ईयर्स ओल्ड, बट छोटी उम्र पे उस बच्ची ने किताब भी लिखी हुई है। सो लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग
थिंग्स इन द प्रोग्राम। बट वही वाली चीज़ है ना कि कोई भी बंदा ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहता है तो कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, अदरवाइज ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मसाला चाट डालूँ इसमें? बिल्कुल डाल दें। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या डाला है? इसमें हमने नमक, सूरख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, बस ये चीज़ें हैं। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे बस, और फिश रख के तो हम इसको बहुत मीडियम जो है फ्लेम के ऊपर इसको कुक करेंगे, ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात आपके साथ शेयर करूँ। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि मछली के साथ आप दूध या दूध से बनी हुई अज्जा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज मैं ये वाली बात भी व्यूअर्स फिर से आपके साथ क्लियर करूँगी। ये एक अफवाह शुरू हुई थी बड़ा अरसा पहले कि भाई अगर आप मछली और दूध साथ पी लेते हैं या खा लेते हैं तो आपको फुलबेरी हो जाती है। तो हम तो कब से छोटे से थे तब से हम लोग ये फिश कड़ी खा रहे हैं, और फिश कड़ी में दही डलती है, दही भी तो दूध की बनी हुई चीज़ होती है। सो दूध का कोई ताल्लुक नहीं है मछली के ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि जी अगर आप मछली खा लेंगे और दूध खा लेंगे तो आपको वो फुलबेरी हो जाएगी। दही का भी हम इस्तेमाल करें, विटिलिगो जिसको हम कहते हैं। हाँ जी, और रेस्टोरेंट लेवल पे जो है हम इसमें कोकोनट मिल्क का भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ एक और टिप मैं आपको दे दूँ, कुछ लोग नहीं पसंद करते, इसलिए जो है मैंने फिर नहीं वो लेके भी आई मैं अनार का जूस, ठीक है, वो आप फ्रेश भी लेके तो वो इसके शोरबे में ऐड होता है। तो वो ये दो चीज़ें होता है। हाँ। मतलब फ्लेवर उसका इन्हांस होता है ना। लोग पूछेंगे आपसे कि भाई ये इस डिफरेंट क्यों है, तो डिफरेंट हम इन्हीं चीज़ों से करते हैं ना, अपने इंग्रेडिएंट्स जो है उनको चेंज करके जो है डिफरेंट करके तो हम ऐड करते हैं और उससे टेस्ट इसका इतना इन्हांस होता है। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ग्रेवी है ना, इसकी टोटल गेम है इसकी ग्रेवी की। बिल्कुल, टोटल इसकी गेम है ग्रेवी की, कि ग्रेवी का टेस्ट सही हो। अगर ग्रेवी का टेस्ट नहीं ठीक होगा तो फिश कड़ी भी मजे की नहीं लगेगी। तो इसीलिए मैंने वो स्किप इसलिए किया क्योंकि मेरे पास दही था, तो मैंने कहा हम दही का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो है बल्कि हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ताकि वो भी कुक हो जाए। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ना हम इसको भून ले प्रॉपर तरीके से मसाले को, क्योंकि इसके अंदर कच्चे उबले हुए प्याज हैं और उबले हुए टमाटर हैं जो थोड़े से बॉईल करके डाले हैं। हाँ जी। तो इस वजह से अभी प्याज का कच्चापन जो है ना उसको भून के हमने बेसिकली मैनेज करना है इसके अंदर, राइट। वो एक दफ़ा हो जाएगा तो उसके साथ ही हमारी योगर्ट चली जाएगी, और उसके बाद लिटरली फिश को अंदर प्लेस करना है, और कुछ तो नहीं इसको नहीं, कुछ भी नहीं करना। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे जो है वो रखेंगे, और बस थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे जब ये ड्राई ऑलरेडी हो जाएगा, ताकि हमारा स्टॉक जो है वो अच्छी तरह जो है वो बॉन्ड से बाहर आ जाए। और आप इसके अंदर फिश स्टॉक भी डाल सकते हैं। और फिश स्टॉक कैसे बनता है? फिश जो है उसमें भी हम उसमें आप जो है वो साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा प्याज डालेंगे, लहसुन जो है उसमें आपने पेस्ट फॉर्म में नहीं ऐड करना, वो भी हमारे पास जवे जो हैं वो साबुत ही जाएंगे उसके अंदर। तो पानी ऐड करके उसको आप कुक होने दें। तो मैं जो है वो एक लाइट सा शोरबा चाह रही थी, इसीलिए मैंने फ़िश स्टॉक जो है वो तैयार अलग से नहीं किया। ये जिस वक्त कुक होगा भी हमारे पास इनफ टाइम है, तो उसमें जो है वो हमारा शोरबा जो है बड़े अच्छे तरीके से जो इसमें स्टॉक भी निकल आएगा और शोरबा भी तैयार हो जाएगा। और हाँ, एक और चीज़ कि जब आप इस तरह से फ़िश वगैरह को तैयार करते हैं तो याद रखें कि मछली के अंदर होते हैं कांटे। बिल्कुल। अक्सर ये लोग कहते हैं कि जी ये रोहू, इस रोहू में कांटे नहीं हैं। होते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। तो जब भी मछली आपने स्पेशली अगर बच्चों को खिलानी है, बड़ी अच्छी चीज़ है खिलाने को, लेकिन हाथ से मसल के, ये वाली फ़िश कांटे चम्मच वाली नहीं है। ये अगर आप मसल के प्रॉपर तरीके से इसको चेक करके करेंगे तो तभी ठीक है, वरना आपको पता है मछली का कांटा गले में फंस जाए तो अल्लाह माफ़ी दे, इमरजेंसी भी हो सकती है। हमारे इसी तरह रिलेटिव्स के साथ हुआ, वो खा रहे थे खाना, मछली का कांटा हलक में गया, उनको महसूस हुआ कि कुछ है, खांस के निकालने की कोशिश की, डबल रोटी का पीस भी खाया, पता नहीं चला, अल्लाह माफ़ी दे उनकी डेथ ही हो गई एक्चुअली, क्योंकि वो चोक कर गए उसके बाद। वो कांटा पता नहीं कहाँ जाके अड़ा, कहाँ जाके फंसा। और इसलिए अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो और चीज़ आपसे नहीं मैनेज हो रही तो फ़ौरन डॉक्टर पे जाएं। ये बड़ी सीरियस चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे अब इसके अंदर हम डालें दही। हाँ जी बिल्कुल। चले हम इसके अंदर अब दही डालेंगे, और दही डालते डालते जो है हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, क्योंकि आज हमने एक ऐसा टॉपिक जो मर्द औरत हर किसी को बॉदर कर रहा है, पिगमेंटेशन, यानी कि जो छाइयाँ पड़ जाती हैं, जो निशान पड़ जाते हैं, मलाजमा भी इसको कहते हैं, पिगमेंटेशन कहते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं और किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं, और अगर हो जाए तो उनका सलूशन क्या है, ये हम जानेंगे। बल्कि आपको ऑन एयर हम पूरा फिज़िकली करके भी दिखाएंगे जो ट्रीटमेंट है। तो आप हमारे साथ रहिएगा, हम ब्रेक के बाद फ़ौरन ही वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपने देख लिया होगा कि आज हमारे साथ डॉक्टर साहिबा तो हैं सो हैं, लेकिन वो साथ में अपने एक पेशेंट को भी लेके आई हैं। हमारे साथ डॉक्टर तैयबा जाहिद हैं, एक बहुत ही ब्रिलियंट एस्थेटिक फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। अच्छा डॉक, आपके साथ आज आपके असिस्टेंट विकी भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले से हमारे पास ऑलरेडी खतीजा बैठी हुई हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मलेज़मा जिसको छाइयाँ कहते हैं और मुंह पे अजीबोगरीब जो निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं वो। तो ये बता दीजिए कि खतीजा जो ऑलरेडी बैठी हुई हैं, अभी तक इनका हमने किया क्या है? अच्छा, जो खतीजा बच्ची हैं, एक तो टीनेज में है अभी। मसला तो क्या है इनका? मसला इनका ये है कि एक्नी, और एक्नी के बाद जैसे कि आपकी पिगमेंटेशन रह जाती है आफ्टर एक्नी, तो उसको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं? हम इस टाइम ना PRP प्रोसीजर कर रहे हैं। ठीक है। जो कि हम एक्नी के बाद जो पिगमेंटेशन हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं। यानी कि जो यंग बच्चियां जिनको एक्नी होती है, Yes. उनको अक्सर क्योंकि पिगमेंटेशन होनी शुरू हो जाती Yes. है, तो उस पिगमेंटेशन के बढ़ने को रोकने में Exactly. और जो है उसको रिड्यूस करने में बिल्कुल ऐसे है। आप आज उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ जी। फिजिकली करके दिखाएंगे। हाँ जी। लेकिन हम बात करेंगे जनरल पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन। अच्छा, यहाँ पे अभी बता दूं, क्योंकि डॉक्टर साहब से मैं पूछ रही थी, तो PRP उनका करना है, तो उनका ब्लड ड्रॉ करके वो साथ ही आप एक मशीन देख रहे होंगे वाइट एंड ब्लैक। हाँ, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। हमने इनका ब्लड विड्रॉ किया है और सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम एक गोल्डन प्लाज्मा बना रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा हीलर है, अल्लाह ताला ने बहुत शफा रखी है इस प्लाज्मा में। आपकी ही खून से बना आप हुआ। ही के खून तो से खून बन भी रहा ड्रॉ है। कर लिया और इनके पूरे चेहरे के ऊपर हमने लगा दी numbing है लगा दी। नमिंग क्रीम। Yes. तो अभी उस नमिंग क्रीम को 15-20 मिनट लगेंगे किक इन करने के लिए, तो जी। हमने को 5 मिनट पहले उसको लगा दिया। अभी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू के बाद, तो हम एक्चुअल प्रोसीजर करके जी, दिखाएंगे। बिल्कुल। इसलिए व्यूअर्स, क्योंकि आप लोग घबरा जाते हैं जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, आप लोग कहते हैं कोई गोली बता दें, कुछ लगाने के लिए बता दें। होता ये है कि कभी कभी आप बेहतर डॉक्टर साहिबा बता सकती हैं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे ही होता है कि जो क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो अपना खून नहीं देना। उनको लगता है जैसे पता खून नहीं क्या क्या नहीं देना, है। हमने मुंह पे कुछ कराना नहीं है, हाँ। लेकिन हमारा मुंह ठीक कर दे। मुंह ठीक कर अब दें। होता ये है कि देखिए व्यूअर्स, ये जो ट्रीटमेंट है, जो PRP की ट्रीटमेंट है, हम पहली भी बड़ी दफ़ा प्रोग्राम कर चुके हैं PRP से रिलेटेड। व्यूअर्स, ये आपके ही खून के अंदर से आप सोचे प्लाज्मा, यानी कि जो सुपर पावर वाली जो सारी अच्छी हीलिंग वाली चीज़ें हैं वो निकाल ली, जो यूजलेस या जिसका स्किन को हील करने का काम नहीं है उसको अलहदा कर दिया, और सिर्फ वो गोल्डन फॉर्मूला या सीरम आप सोचें आपकी स्किन के अंदर लगाया जाता है और वो जाके और ऐसा magic सुपरफिशियली करता है। लगाया जाता है। ये नहीं है कि आपके पूरे अंदर घुसा दिया जाता है जबड़े तक। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सुपरफिशियल माइक्रो नेडलिंग की जाती है, अभी हम करके भी दिखाएंगे, और पेनलेस प्रोसीजर है। मैं तो अपने फेस पे नमिंग के बगैर ही कर लेती हूँ, आदत हो गई है अब। आप तो बबर हाँ। शेर है ना। अच्छा अच्छा, ये बताओ पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मलेज़मा, ये सब क्या है? एक्चुअली पिगमेंटेशन तो चले, हम मेलानिन की जो प्रोडक्शन होती है, इनकी मेलानिन एक हमारे बॉडी में हार्मोन है जो कि पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। तो जब मेलानिन हार्मोन एक्सेसिव हो जाती है तो उसे पिगमेंटेशन कहते हैं। अगर हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ आएँ या मेलाज़मा की तरफ आएँ तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हाइपर पिगमेंटेशन जो है सन, यानी कि सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो तब भी हो सकता है। एक्नी के बाद, जैसे इस बच्ची को पिगमेंटेशन हल्की सी एक्नी के बाद हो रही है, तब हो सकता है। लेकिन जो मेलाज़मा है ना, वो बेसिकली हार्मोन रिलेटेड होता है कि आपके कोई हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहे हैं। डायबिटीज़ में मैंने देखा है कि ख़वातीन को, इवन मेल्स को मेलाज़मा की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, ये बड़ी एक मैं कॉमन चीज़ देख रही हूँ अब। जी, पहले होता था, नजर आती थी मर्दों के ऊपर भी, कहीं आप नोटिस करते थे कि माथों पे छाई पड़ी हुई है, या यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा सन एक्सपोजर होता है, बाइक वगैरह जो मर्द बहुत चलाते हैं। अगर अव्वल तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हेलमेट सारे पहन रहे हैं, पहले हेलमेट। लेकिन इवन जो बॉयज हेलमेट पहन रहे हैं, अब मैंने नोटिस करना शुरू किया, यहाँ पे गर्दों पे उनकी पड़ जाती है, अच्छा, गर्दन पे जो पड़ जाती है और ना, वो यहाँ पे मेलाज़मा पड़ नहीं है। जाती है काली का। मैं वैसे मैं तो निशान, मैं किस तरह, मैं तो हाँ, मैं डॉक्टर वही नहीं- आप लोगों को हाँ, बता रही हूँ। यहाँ पे हो गई, हाथों का Exactly. रंग बिल्कुल मुख्तलिफ हो हाँ। गया, यहाँ पे एक पैच ये पड़ गया पैच, छाइयों हाँ। का, और इतना बड़ा एक पूरा एक वो पट्टी सी पड़ जाती है, कभी कभी पूरी गालें कवर हो जाती हैं। बिल्कुल और ऐसे मैं तो ही। ऐसे लोग भी देखे जिनका माथा नाक के ऊपर और पूरे ये एरिया और चिन, पूरा फेस के ऊपर डबल टोन आ जाती है, जैसे कि पैचवर्क सा चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हार्मोनल इश्यूज को शो करता है सबसे लड़कों पहले। के लड़कों का भी हार्मोनल इशू होता है। डायबिटीज़ में मैं आपको बता रही हूँ बहुत कॉमन है लड़कों में मेलाज़मा का इशू। दूसरा ये कि हमारी ख़वातीन जो है ना, इस चीज़ को अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही कि जो पॉलिशर और ब्लीच है कितना ख़तरनाक है इनके लिए। आप इमेजिन करें जुगन, मुझे कॉल्स आती हैं कि जो आप हाइड्रा फेशियल करते हैं इसमें आप पॉलिशर डालते हैं,
इसमें आप ब्लीच करते हैं ना, ये एक पॉइजन है आपके लिए, और इस पॉइजन को इतना प्रमोट किया जाता है, इससे पिगमेंटेशन और वर्स होती है। जिनके लोग समझते हैं कि जब तक हमने महीने में एक दफ़ा ब्लीच या पॉलिशर ना कराया तो हमारी तो स्किन चमकेगी नहीं, और वही स्किन उस ये जो पॉलिशर और ब्लीच है ये आपको पिगमेंटेशन की तरफ लेके जाता है। नहीं भी है ना फिर भी हो जाएगी। होता पता है क्या है व्यूअर्स, दो चीज़ें, फॉर्मूला क्रीम है जो आप मिक्स करके मुंह पे और गर्दन पे सारे लगा लेते हैं कि हम गोरे हो जाएंगे। ये तो खैर अंडरस्टूड बात है कि आपने अभी उसको यूज़ करना है, वो आपको 3-4-6 महीने अच्छा रिजल्ट देगा, मगर वो ऐसा डैमेज करेगा उन 3-6 महीनों में कि सारी जिंदगी के लिए आपकी स्किन पतली हो जाएगी। एक हो गया, ऊपर से उसके साथ साथ वही लोग क्योंकि वो फॉर्मूला क्रीम्स लगाते हैं, मुंह पे बाल आ जाते हैं उस स्टेरॉइड की वजह से, उन बालों को कवर करने के लिए फिर आप लोग ब्लीच लगा देते हैं मुंह के ऊपर। पॉलिशर कहते हैं लेकिन होती वो ब्लीच ही है। अच्छा, ब्लीच लगा ली, अब उस ब्लीच और उस दोनों के बाद आप अब 35-40 साल के होंगे तो ऐसी आपकी स्किन की बर्बादी शुरू होगी। अगर मलाजमा नहीं भी आया थिन हो जाएगी। थिन होने से क्या होगा, झुर्रियाँ जल्दी आएंगी, आपका बुढ़ापा जल्दी आएगा। जितनी स्किन थिन होती है ना उतना उसका क्वालिटी कम हो जाती है, कोलेजन उसके अंदर ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल झिल्ली की तरह रह जाती है। मेरे पास आती हैं ऐसी क्लाइंट्स तो वो कहती हैं कि हाँ हम पॉलिशर ना करें तो क्या करें, पॉलिशर वो समझते हैं कि पॉलिशर के बगैर तो जिंदगी गुजार ही नहीं सकते हैं। भाई मैं खुद आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर, मुझे कहते थे पॉलिशर, मैंने कहा क्यों पॉलिशर कराऊं और कितना अपने आप को फेयर करूं, नहीं वो जो हल्का सा मुंह पे रुआं होता है। हाँ बंदे हमें तो यही पता था उस एज पे कि यही होता है। एग्जैक्टली वो तो मैंने फिर मैंने पॉलिशर करना छोड़ा कि भाई मैं क्यों कर रही हूँ, जब जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों लगाई जा रही हूँ। बस क्योंकि पार्लर गए, उन्होंने कहा कि मैडम आप ये सारा काम, थ्रेडिंग कराई, आपने ये करा, अच्छा फेशियल करा रहे, फेशियल के अंदर पूछे बगैर पॉलिशर लगा दिया। हर फेशियल में पार्लर में पॉलिशर होता है, और वो ना करें तो शायद वो एकदम से इंस्टेंट एक चमक नहीं आती, उसके बगैर लोग समझते कि काम नहीं हुआ हमारा सही अभी तक। तो मुझे गाइड करो कि अब एक तो आपको मलेज़मा है, आप कैसे रिकग्नाइज करें ताकि डॉक्टर पे पास पहुंचे। मसला ये होता है कि बर्बादी हो जाती है अभी, मतलब ये पिगमेंटेशन पीक पे पहुंचती है तो तब लोग लेके जाते हैं। एग्जैक्टली जैसे ही आपको सन स्पॉट्स फील होना शुरू हो, ब्राउन दाग, ब्राउन धब्बे अपने चेहरे पे फील होना शुरू हो, तो आपको आना चाहिए अपने डॉक्टर के पास और आके कंसल्ट करना चाहिए ताकि रूल आउट किया जाए पीसीओएस तो नहीं चल रहे, कोई आप इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं हो, डायबिटीज़ की तरफ तो नहीं जा रहे, तो यानी कि डॉक्टर रूल आउट करे ताकि ट्रीटमेंट शुरू हो, ना कि पार्लर जाके ब्लीच करा के उन दागों को छुपाने की कोशिश की जाए जो कि और वर्स हों फिर। सो ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं अवेलेबल? मलाजमा के लिए एक्चुअली बड़ी रेजिस्टेंट, एक बहुत अच्छा ही टॉपिक है वैसे, एक तो बहुत रेजिस्टेंट होता है मलाजमा। एक दफ़ा जान मैं कहूँ कि एंटी एजिंग से ज़्यादा यस पिगमेंटेशन, मैं अपना अगर आपको बताऊं तो नूर की प्रेगनेंसी के दौरान मैं हो गई अनीमिक, साथ में मुझे हो गई डायबिटीज़। ठीक है, ऑब्वियसली लेटर एज में जब प्रेगनेंसी होती है तो ये मसाइल होते हैं, डायबिटीज कॉमन है। हाँ, और लेटर प्रेगनेंसी में ऑफ कोर्स मैंने कौन सा कोई 20 साल की उम्र पे नूर को पैदा किया है, वो इन माई लेट 30s। अच्छा नूर पैदा हो गई, अच्छा ये हो गया, उस दौरान ये मामलात हुए, अच्छा यहाँ पे निशान, इधर एक पैच पड़ना शुरू हो गया, यहाँ पे हल्का सा पैच आ गया, माथे पे आ गया। अब मुझे समझ ही ना आए, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, डॉक्टर कहे कि जुगन इस स्टेज पे हम कुछ नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी निकलने दो। प्रेगनेंसी निकल गई, अभी तक नूर 5 साल की हो गई है, मैं अपनी ट्रीटमेंट्स करा रही हूँ। ये चीज़ मलाजमा बहुत, और मैंने लेट शुरू किया, नूर को फीड करा लिया, साल हो गया। अब गलती मेरे से ये हुई, जब मैं नूर को फीड करा रही थी तभी मुझे चले जाना चाहिए exactly. लेकिन मेरे जहन में ये था कि नूर को फीड करा लूंगी, सारा कुछ हो जाएगा, हार्मोन बैलेंस में आ जाएगा, तब कराऊंगी। तब मुझे डॉक्टर साहबा ने यही बात कही कि जुगन पहले क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें कहा था कि जैसे ही बेबी हो जाता है, तुम्हारा वो निकल जाता है टाइम फ्रेम 40-45 दिन, फौरन मेरे पास आओ। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं गई मैं। हाँ, ये रेजिस्टेंट है और इसका जो हर पेशेंट के लिए ना अलग एक कस्टमाइज प्लान बनता है, जो साफ बात है, देख के कि किस टाइप का मलाजमा है। और लोग समझते हैं कि 1 से 2 सेशन में हमारा मलाजमा बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसा सीरियसली नहीं होता। आपको तहम्मुल सब्र के साथ, और जैसे डॉक्टर कह रहे हैं उतने फॉलोअप्स के साथ चलना पड़ता है। अच्छा, लोगों के माइंड में ये भी होता है तो क्यों रिबाउंड होता है ना मलाजमा, लाइक आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हो फिर भी रिबाउंड हो सकता है। क्योंकि लोग ये हमेशा कहते हैं कि जी हमारा 100% ख़त्म कर दे। मैं आपको पहले ही एक फैक्ट बता देती हूँ व्यूअर, 70 से 80% ज़रूर कम हो जाता है, ज़रूर हो जाता है, ये एक फैक्ट है, लेकिन 15-20% रह जाता है कहीं ना कहीं निशान, क्योंकि आपकी स्किन है ही, मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ ना होने दिया करें, क्योंकि एक दफ़ा हो जाए और बिगड़ जाए, स्पेशली बिगड़ा हुआ मलाजमा 15-20% रहता है। प्लस अगर उसकी ट्रीटमेंट ना कंटिन्यू करे, ऐसे क्योंकि मैं ऐसे खुद गुजर रही हूँ,
आप अगर 6 हफ्ते के लिए नहीं करते अपनी मतलब ट्रीटमेंट से Yes. मुराद, आपको क्रीम्स दी हुई है चीज लगाने के लिए, आप नहीं करते, वो फिर वापस आ जाएगा बिल्कुल ऐसा ही है। और रेजिस्टेंट आएगा। रेजिस्टेंट आएगा। और ये जो क्रीम्स हैं ये तो लाइफ लॉन्ग चलती हैं। आपको पता है जो विटामिन सी, सन ब्लॉक, आप मलाजमा पेशेंट को हाइपरपिगमेंटेशन के इश्यूज में दिया जाता है। एग्जैक्टली। तो ये क्रीम्स तो आपकी चलनी है। इसके अलावा कुछ हम प्रोसीजर्स भी करते हैं, जैसे कि PRP, मीजोथेरेपी, क्यू स्विच लेज़र, ये बहुत अच्छे से मिलाजमा को टारगेट करता और है। बाय द वे ये पेनफुल नहीं है। Yes. CO2 भी एक ऑप्शन होता है जिसमें स्किन को बर्न ऑफ करके करते हैं, लेकिन प्लीज देसी लोग, पाकिस्तानी लोग इंक्लूडिंग जुगन काजिम ये याद रखें कि जो चीज़ें वेस्ट में वर्क करती हैं ज़रूरी नहीं है। हमारी स्किन क्योंकि मलाजमा प्रोन है, तो जब आप वो करते हैं उस वक्त तो आपको अच्छा रिजल्ट आ जाता है, लेकिन देयर इज अ 50% चांस कि वो वापस आ जाए और ज़्यादा आ जाए। राइट के रॉन्ग? बिल्कुल ऐसे ही है। और CO2 लेज़र हम अवॉइड करते हैं क्योंकि एशियन स्किन जो है थोड़ा सा टैनिंग की तरफ है, तो हम क्यू स्विच लेज़र बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले कर रही है। अच्छा, वो क्या चीज़ है? दिस इज़ बेसिकली पिको लेज़र आजकल इसको कहा जाता है। ये आपके पिगमेंट को टारगेट करती है, आपको ग्लो। अच्छा, ये जो लोग ब्लीच के चक्कर में जाते हैं कि हमारे बाल गोल्डन हो जाएं, इसको हम ब्लीचिंग लेज़र भी कहते हैं। अच्छा, यस, ये तो ब्लेसिंग है कि आपने अगर शेव ऑफ कर लिया है, कोई पार्टी में जाना है और आपको लग रहा है कि छोट पीच फंस है, थोड़े थोड़े से बाल हैं, जस्ट कम फॉर पिको लेज़र। ये हेल्दी लेज़र है, ये स्किन की थिनिंग नहीं करती, ये कोलेजन प्रोडक्शन करती है, आपकी स्किन को ग्लो भी देती है। अच्छा, कार्बन स्पेक्ट्रा के बारे में आपकी राय? वही चीज़ है ना, ये कार्बन स्पेक्ट्रा यही मशीन से होता है, मगर कार्बन में हम कार्बन की लेयर लगा देते हैं, ऊपर से पिको लेज़र करते हैं। ठीक है, तो वो ग्लो अच्छा देता है। मगर अगर आपने बालों को टारगेट करना है या पिगमेंट को डायरेक्ट टारगेट करना है तो हम कार्बन लगाए बगैर करते हैं। और कार्बन लगाए बगैर करें तो उसका डाउन टाइम कितना होता है? कुछ खास नहीं, लाइक 2 to 3 आवर्स, जस्ट हल्की सी रेडनेस हो सकती है, दैट्स इट। कोई पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं। तो कार्बन फिर क्यों लोग लगाते हैं? कार्बन बेसिकली इटसेल्फ ग्लो देता है। कार्बन लाइक ग्लो के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आप हाइड्रोफेशियल से तो पहले हम उससे लोग क्या आपकी करते हैं। पिगमेंटेशन नहीं टारगेट होती? नहीं, थोड़ी बहुत। कार्बन से पिगमेंटेशन टारगेट नहीं होती, पिको लेज़र डायरेक्ट करने से, पिकोजेनेसिस से टारगेट होती है। तो हमने क्योंकि आज PRP ऑन एयर करके दिखाना है और आपको प्रॉपर उनको माइक्रो नीडलिंग से करेंगी, तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ब्रेक के बाद इनके असिस्टेंट विकी भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। खतीजा ऑलरेडी हमारे साथ सेट पे हैं, इनका जो हमने नमिंग क्रीम लगानी थी वो भी इंशाल्लाह असरअंदाज हो चुकी होगी और ब्रेक के बाद तो प्रॉपर हो चुकी होगी। उसके बाद हम आपको ऑन एयर करके दिखाएंगे ताकि आप देख लें कि कितना पेनफुल प्रोसीजर है। व्यूअर्स, इन चीज़ों को करने से आप अपने फ्यूचर डैमेज को भी रोकते हैं और करंट डैमेज को भी रिड्यूस करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मलेज़मा, छाइयाँ, निशानात, सन स्पॉट्स, इसकी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। खतीजा हमारी जो आज क्लाइंट हैं, हमारी जो आज पेशेंट हैं, आज जो हमारी मॉडल हैं, उनकी शक्ल पे शदीद टेंशन है। खतीजा कुछ नहीं करने वाले, एनी टेंशन ना ले पुत्र, इतनी छोटी सी उम्र पे इतनी टेंशन नहीं लेते। फर्स्ट टाइम करा रही है इसलिए जरा। फर्स्ट टाइम करा रही हो बेटी? हाँ। अच्छा, मैं आपसे जब पूछूंगी ना कि अगर आपको पेन हो रही है तो आपने या तो थम्स अप करना है या थम्स डाउन करना है, ठीक है? क्योंकि माइक आपको नहीं लगा। विकी हमारे साथ हैं जो डॉक्टर तैयबा जाहिद के साथ काम करते हैं। डॉक्टर साहिबा खुद एक एस्थेटिक फिजिशियन है। डॉक्टर साहिबा, ओवर टू यू, क्योंकि आपने मुझे कहा था नुक्कर पे जाके बैठ जाओ और आपके काम में ना पड़ूं, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेरिलाइज्ड एरिया आपने क्रिएट किया है, सारा कुछ सैनिटाइज किया, तो इस वजह से मैं नुक्कर में हूँ। आप अब हमें गाइड करें। अच्छा जी, हमने इनका ब्लड विड्रॉ किया था सबसे पहले, ठीक है? मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लड विड्रॉ करके ये हमारे पास वाइल होती है, ट्यूब होती है, PRP ट्यूब इसे हम कहते हैं। इसके अंदर हमने ब्लड लिया और मशीन में डाल दिया। ठीक है, नीचे क्या डला हुआ है? अच्छा, इसके अंदर ये सोल्यूशन होता है ताकि लाइक ये होता है PRP वाइल्स के अंदर होता ये है। PRP का वाइल अलग होता है। मैं जी। इसलिए बता रही हूँ कि बड़ी दफ़ा लोग ना एम ही नॉर्मल वाली ब्लड वाली वाइल ले लेते हैं और ये वो करते हैं। PRP की वाइल व्यूअर्स ब्लड ड्रॉ करने वाले वाइल से फ़र्क होती है। ठीक है, तो हमने हाथ से, बाजू से, जहाँ से भी पेशेंट इजी होता है, हम थोड़ा सा बस सैंपल हमने लेना होता है ब्लड का। उसके बाद ये मशीन है सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है? इसको हमने रोटेट कर, यानी कि इसकी कोई रोटेशन लगती है और आप ये देखें जो हमने रेड ब्लड लिया था वो कुछ रोटेशंस के बाद इस तरह गोल्डन ब्लड बन गया है,
ठीक है। अब हमने ये लाल हिस्सा नहीं डालना, हाँ, और ना ही टॉप का हिस्सा डालना है, बीच का जो एरिया है। ये देखे ना दी डॉक्टर, मैं भी यस अच्छा मैं इसको विकी को फारिग करना, मुझे असिस्टेंट रखी। विकी जाओ तुम भी और नौकरी करो। जबरदस्त, शी इज़ वेरी राइट। ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें इतना रिच ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होते, जो सेंट्रल एरिया है इसमें बहुत अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। इसे थोड़ा सा हम और रोटेशन दें तो ये थिक बन जाएगा, वो और अच्छा हेल्दी बन जाएगा। लेकिन अभी हम टाइम की कमी की वजह से 10 मिनट्स का हमने इसे रोटेशन दिए। ये रेड ब्लड है, इसको हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब मैं इसमें से अच्छा मैंने ऐसे भी लोग देखे हुए हैं कि वो सारा कुछ ही मिक्स करके लगा देते हैं, तो भाई फिर ये प्रोसेस क्यों की? और मसला ये है कि इसको करने की एक तरीका है, इसको मैनेज करने का एक तरीका है जी। अच्छा, जब आप एक वैसे तो माशाल्लाह इतने समझदार हैं सब लोग, लेकिन फिर भी देखा करें कि निडल्स जो हैं वाइल जो आप लोग यूज़ करवा रहे हैं न्यू हो, ठीक है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सैंपल विड्रॉ करेंगे, मीनवाइल मैं इनके फेस के ऊपर से नमिंग रिमूव करूँ। वो नीचे से कर रहे हैं और साथ साथ अपनी वाइल को नीचे लेके जा रहे हैं, टॉप वाले लेयर को छोड़ते जा रहे हैं। हमने इनको ना नमिंग क्रीम लगाई थी ताकि इनको हल्की फुल्की सी भी पेन ना फील हो, ठीक है। अच्छा। ये क्रीम, ये हमारे पास ये येलो कलर की बॉटल पड़ी है, ये क्रीम की बॉटल है जो कि हमने 10-15 मिनट्स बिफोर अब मुझे नजर आ रहे हैं, ये देखें ना, मुझे छोटे छोटे बच्चे के मुंह पे पैचेस नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली ना एक्नी के मार्क्स हैं। अब ये एक्नी के मार्क्स हैं, अगर आप इसको नहीं ट्रीट करते टाइमली तो ये मार्क्स, जैसे कि व्यूअर्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे कि हमारे बच्चे के हल्का सा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ये सारी जगहों पे निशान है। ये इवेंचुअली फैल के पूरी पिगमेंटेशन बन जाएगी अगर आप उसको अभी टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा ना। आप इसके वो टू टोन स्किन भी बड़ा नीट हो जाती है पीआरपी करने के बाद ना, जब आपकी टू टोन स्किन का प्रॉब्लम हो। अब हमने इसको लगाना कैसे? अच्छा जी, अब ये हो गया कि हमने फेस तो क्लीन कर लिया इनका। इसके बाद हमारे पास होता है डर्मा पेन, ठीक है। दिस इज अ डर्मा पेन, डॉक्टर पेन भी इसे कहा जाता है, एंड दीज आर द निडल्स, ठीक है। हर पेशेंट के लिए डिस्पोजेबल निडल यूज़ होती है। कोई लाइक लोग कहते हैं जी कि ये किसी और के ऊपर तो नहीं यूज़ करते होते। हर दफ़ा आपका डॉक्टर न्यू पिन ओपन करता है, ठीक है, और उसके बाद लगाई जाती है। दिस इज़ द निडल, दिस इज़ द पेन, यू कैन से। इसके अंदर निडल्स होती हैं, छोटी छोटी, जिसको आप माइक्रो नीडलिंग, आप छोटे के जैसे हल्का सा आप स्किन को स्क्रैच कर रहे हैं, हल्का 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 हल्का। उससे क्या होता है कि आपके जो सारे बॉडी के आपके सेल्स हैं वो उस तरफ चले जाते हैं उसको हील करने के लिए, वो उसे पता चलता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई है। और उस हीलिंग के अंदर क्योंकि आपने ये सीरम टाइप चीज डाली हुई होती है, जो पीआरपी है वो डाली होती है, तो वो सीरम और आपकी बॉडी मिल के आपको हीलिंग की तरफ लेके जाते हैं। और अगेन पीआरपी भी आपके स्किन के अंदर ही शामिल चीज थी। ओके, ये मैंने एक इंसुलिन सिरिंज में वो येलो प्लाज्मा निकाल लिया है। अब मैं इनके फेस के ऊपर इसको पोर करूंगी। आपने सर पीछे करना ऐसे, ठीक है, पोर करूंगी, इसको लगाएं, ऊपर पोर करेंगे। ये जो इंसुलिन वाली नीडल है ये इनके फेस पे नहीं जा रही। हाँ, अंडर आई एरिया कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे आप करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि बच्ची यंग है तो इस तरह से इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इंजेक्ट हम मिनिमम से शुरू करके मैक्सिमम पे जाए ना। लोग चूंटी को मारने के लिए बजूके का इस्तेमाल करते हैं। समटाइम हम ना डार्क सर्कल्स का जब ट्रीटमेंट करते हैं ना तो उसमें हम इंजेक्ट करते हैं। और आप इमेजिन करो, फिलर्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से ज़्यादा अच्छे पीआरपी के इंजेक्शंस के रिजल्ट हैं। इवन खतीजा बेटा, आपको पेन तो नहीं हो रही? यस हो रही है पेन? नो, नहीं पेन हो रही। नहीं हो रही, कंफर्टेबल हो ना आप। ये तो बात है। एक्चुअली ये चीजें दिखाते हैं लोग YouTube वगैरह पे और फिर डरा देते हैं। हाय बड़ी दर्द हुई, हाय मेरा बेटा गर्क हो गया, ये वो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनसे वो वायरल हो जाएंगे, उनकी रेटिंग आ जाएगी, और ये भूल जाते हैं कि लोगों को परेशान कर देते हैं। अच्छा, और इस तरह हम माइक्रो निडलिंग के थ्रू, कुछ रोटेशंस के थ्रू, ये हेल्दी सीरम इस बच्ची की स्किन के अंदर इन्फ्यूज़ करें। अच्छा, सम टाइम हमें इंजेक्ट भी करना पड़ता है। अगर एक्टिव एक्नी हो थोड़ा सा या डार्क सर्कल्स का इशू हो तो हम इंजेक्ट भी करते हैं। अच्छा, ये कितनी दफ़ा करना है? और इसकी ट्रीटमेंट का जैसे होता है ना पर्ची पे लिख के जी ये इतनी ट्रीटमेंट्स और ये वो क्या होता है? एग्जैक्टली, ये हम साल में 4 से 5 सेशंस कर सकते हैं पीआरपी के। इवन आप, मैं, हम लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग क्यों करेंगे? हमारे क्या इंडिकेशंस हैं यूथफुल स्किन के लिए? यूथफुल, हाँ। अच्छा, लोग कहते हैं हम पीआरपी करा के गए। यूथफुल स्किन वाली जरूरत नहीं है ना, आप तो ऑलरेडी हैं। मैं करती हूँ ना ये सारा, वरना कहाँ से कहाँ बंदा पहुँच जाए। आई एम 40 years old नाउ, तो इस तरह तो फिर ना करो कसम से। मैं समझी मेरे से को 20 साल छोटी है। मैं कह नहीं अभी बच्ची हमारी ट्रेन होके निकले। ले
चल लो। बस तो मुझे आप ही बुला लेना, खाला ना बुलाना। हाँ, आप ही बुला सकती हो, खाला पे ज्यादा हो जाएगा। अच्छा फिर तो मैं ये बताई थी कि आप और मैं, हम लोग भी पीआरपी हमें एवरी मंथ कराना चाहिए। लोग मुझे कहते हैं हम पीआरपी करा के गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओ भाई करा रहे हैं तो करा, प्लास्टिक सर्जरी थोड़ा कर दी है मैंने। और बात ये कि देखिए ये आप कराएं, हाँ आपके और मेरे एज कैटेगरी के जो अबव 35 की एज कैटेगरी, अबव 40 की एज कैटेगरी है, उनको जरूर एक्सोसोम एंड स्टेम सेल्स की तरफ भी जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन पीआरपी भी हेल्प करती है। बिल्कुल। अच्छा, हमारी स्किन पे लेट्स सपोज मेरी स्किन पे कोई पिगमेंटेशन नहीं है, ना ही कोई एक्नी मार्क्स हैं, लेकिन मैं पीआरपी क्यों कर रही हूँ जगन? क्यों कर रही हूँ? इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी झुर्रियाँ ना आए जल्दी, मेरे रिंकल्स ना आए जल्दी। लोग कहते हैं जी हम पीआरपी करा के गए हैं, आपने कहा था पीआरपी कराओ, पीआरपी करा के गए हैं, अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भाई ये नहीं समझ आ रही कि जो 6 महीने बाद यहाँ पे लाइनें आनी थी वो डिले हो गई हैं। हाँ। आपके जो डीप होने थे नेज़ोलेबियल्स वो डिले हो गए। करें, एंटी एजिंग का मतलब ये है कि आप एजिंग की तरफ ना जाए, वो आपको एजिंग से रोके। एजिंग के बाद जब आप पहुंचते हैं, जब झुर्रियां पड़ी होती हैं, लाइनें पड़ी होती हैं, नेज़ोलेबियल ये लटक गया होता है, उस वक्त आप जाके कहते हैं कि जी एंटी एजिंग करें, तो आपकी एजिंग तो हो चुकी है ऑलरेडी। सो आपने उसको रोकने के लिए चीजें करनी है। तो जो लोग कहते हैं ना फर्क नहीं पड़ा, अब अगर तो आप किम कार्दाशियन की तरह खिंचा हुआ फंसा हुआ मुंह चाह रहे हैं वो तो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन अगर आपने अपनी ही ब्यूटी को यूथफुल रखना है कि आप 40 की उम्र पे 25 लग रहे हो जैसे डॉक्टर साहिबा लगती हैं, तो उसके लिए आपको ये सारी छोटी मोटी ट्रीटमेंट्स, छोटी मोटी इसलिए कह रही हूँ कि फिर बड़ी से आप बच जाते हैं। एग्जैक्टली ये जो लोग पीआरपी इंजेक्ट कराते रहते हैं, या मैंने देखा है जो लोग एक्सोसोम्स भी यंग एज में 30s के बाद कराना शुरू कर देते हैं, सीरियसली उनको बोटॉक्स फिलर्स की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। अच्छा न्यूक्लियोफिल और ये जो है इनके बारे में आपकी राय क्या है? बहुत मजे की चीजें हैं, ये हैं स्किन बूस्टर। एक तो होता है आपने ना न्यूक्लियोफिल लिए ब्रांड का नाम, ये इटालियन ब्रांड का स्किन बूस्टर है। अच्छा ओके, ठीक है। इसी तरह प्रोफाइलो है, इसी तरह ये सारे जो हैं ये सारे हाइलुरोनिक एसिड की कॉम्बिनेशन, दीज आर नॉट फिलर, ये सारे फिलर्स नहीं हैं। ये क्या करते हैं? अच्छा ये स्किन बूस्टर्स हैं, ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन देते हैं, आपकी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन करते हैं। इनके अंदर खाली हाइलुरोनिक एसिड नहीं है, पेप्टाइड्स भी हैं, अमीनो एसिड्स भी हैं, जो कि आपकी स्किन की हेल्थ को बेहतर करता है, आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन करता है। 25 साल की उम्र के बाद हमारी स्किन कोलेजन, हमारी बॉडी कोलेजन शेड ऑफ करना शुरू कर देती है। ठीक है। तो हम जब ये स्किन बूस्टर्स लेते हैं, जिनको जैसे आपने कहा न्यूक्लियोफिल हो गया या और भी बहुत ब्रांड्स हैं, तो ये आपकी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन करता है। साल में 2 सेशन लेने चाहिए। अच्छा ख़वातीन बड़े शौक से आजकल आ रही हैं, ट्रेंडिंग है स्किन बूस्टर्स बहुत। अच्छा बहुत आती हैं, कराती हैं, 2 दिन बाद मुझे मैसेज आता है हमने परसों स्किन बूस्टर कराया था, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। ओ भाई इसको 2 हफ्ते मिनिमम लगते हैं और 2 हफ्ते के बाद आपकी ये प्रोडक्शन वगैरह शुरू होती है, तो आपको कहीं रिजल्ट 6 वीक्स के बाद प्रॉपर मिलेगा। प्लस ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो आपने ये कराया, आपके 6 महीने मुकने वाले हैं, आपने जाके फिर अपना करा लिया। एवरी 6 मंथ्स अगर आप ये कराएंगे तो इंशाल्लाह आपको फेस लिफ्ट्स और इन चीजों की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। ये लोगों को कंसेप्ट समझ नहीं आता। अच्छा तो हम पूरी उम्र यही कराते रहे तो ना करें, आप जाके खिंचवा लें मुंह, इंच कटा कटू के इंच करके चुक लो मुंह, फिर बाद में जब करके ये मुंह बना हुआ होगा तो फिर परेशान। अच्छा जोगन मजे की बात, आप जब सर्जरी भी कराते हो तो उसका टेन्योर 5 इयर्स है, उसके बाद आपकी सेगनेस तो दोबारा आना शुरू हो जाती है। सो द पॉइंट इज वो चीज करें जो लास्ट मिनट पे आपको करानी हो। अच्छा अब मुझे बताइए एंड में आप हमारे ये कहाँ तक पहुंची है बात और हमारे व्यूअर्स के लिए पैगाम? मैंने फोरहेड के ऊपर किया, ठीक है, फेस पे किया, हम सारा ये पीआरपी इंजेक्ट करे जा रहे हैं, माइक्रो निडलिंग बेसिकली करें, इंजेक्ट नहीं करें। ठीक है। अब इसके बाद इसका थोड़ा सा डाउन टाइम होता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हल्का सा इनके ब्लड आ रहा है, ये इसका डाउन टाइम होता है 2 डेज़ का, जिसमें हम बताते हैं आपने सनलाइट अवॉइड करनी है, आपने स्टोव के सामने भी, चूल्हे के सामने भी इस तरह डायरेक्ट नहीं जाना, मास्क पहनना है। तो ये डाउन टाइम होता है। ऑफिस वर्किंग जो लेडीज़ हैं वो मुझसे पूछती हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि वो फ्राइडेज़ को करा लें, फ्राइडेज़ को, ताकि वो एंड में हमारे व्यूअर्स को मैसेज क्या दोगी मेरी जान? हेल्दी ट्रीटमेंट्स अपनाएं प्लीज़, पार्लर जाके पॉलिशर और ब्लीच से बचें, ये रिक्वेस्ट है सीरियसली। आप लोग हेयर डू कराएं, मेकअप कराएं, इवेंट्स पे जाएं पार्लर्स, लेकिन स्किन को इस तरह मत अनप्रोफेशनल हाथ में दें।
सही। तो हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा आपका, बल्कि किचन में भी आ जाते हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो हमारी तो फ़िश तैयार हो गई है। एक्चुअली इसकी अभी आपको दिखा रही हूँ व्यूज़, क्योंकि मौके पे ही अब जैसे कि आपने फ़िश के पीसेस निकाल लिए, ग्रेवी आपने थोड़ी सी कुक कर ली, हम अब थोड़ी सी इसके ऊपर से ग्रेवी पोर करेंगे। जी बिल्कुल, मैंने कहा वो ठंडा हो जाएगा तो चलें इसको गर्म करके फिर हम गरम करके इसके ऊपर डालेंगे, और थोड़ा सा आपने धनिया डाल दिया ऊपर एंड योर डन। सो फिश तैयार है। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही टैलेंटेड यंग लेडी हमें ज्वाइन करेंगी, जिन्होंने एक किताब लिखी है बड़ी छोटी उम्र पे। उनकी स्टोरी जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड यंग लेडी हैं जो सिर्फ 13 साल की उम्र पे एक किताब लिख चुकी हैं। क्लास 8 में हैं। असा खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो असा का मतलब बताओ मुझे। असा का मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी। माशाल्लाह, बिल्कुल सही, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। थैंक ये आपने किताब लिखी, जी। नाम क्या है इसका? वेलरिज। वेलरिज। जी और ये अंग्रेज़ी की किताब है और ये पब्लिश भी हो चुकी है। जी। ये मिस्ट्री सुपर नेचुरल ड्रामा है और इसके अबाउट 63 पेजेस की है। जी। सो इट्स अ क्विक रीड। या और ये फ्रिक्टिशनल है। फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल क्या होता है? फ्रिक्शनल जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो इमेजिनेशन होती तो है। वो तो फिक्शन होता है। जी तो फिक्शन है ये वैसे। जी। अच्छा, मैंने कहा फ्रिक्शनल क्या होता है? हाँ, मैंने कहा आ गया। शायद फ्रिक्शन और उसके अंदर अच्छा। fiction। सो फिक्शनल, ओके। सो है तो ये फिक्शन, लेकिन 13 साल की उम्र पे ये किताब लिखने का शौक कहाँ से हुआ और ये किताब छपी कैसे? ज़रा कहानी शुरू से हमें बताओ। जी। मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है जब मैं 4 इयर्स की थी। तो मुझे यूनिवर्स और सोलर सिस्टम पर रिसर्च करने का बहुत शौक था। तो मैं जो रिसर्च वर्क होता था उसको नोट डाउन करती थी। उसके बाद फिर ऐसे भी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सोलर सिस्टम से। उसके बाद फिर मुझे जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई लाइक 10-11 की, तो मुझे लोगो डिज़ाइनिंग करने का शौक़ हुआ कि मैं वो करूं। तो उसके वो मैंने सीखा कैसे करते हो। मैंने बहुत अच्छे लोगो डिज़ाइनिंग कैनवास से और फिर यूट्यूब से। अच्छा, ऑनलाइन ही सीखा? ऑनलाइन ही सीखा जी। दुनिया ही डिजिटल की है अब तो। जी। उसके बाद फिर मैंने फ्रीलांसिंग को ट्राई करने की कोशिश की, बट उसके लिए मेरी एज बहुत छोटी थी। तो वो 18 होता है ना, तो मैं अभी 13 साल की हूँ, तो वो मुझे चांस नहीं मिला। उसके बाद फिर लास्ट ईयर 2024 में मैंने 2 आर्टिकल्स लिखे थे प्रिंसेस डायना स्पेंसर पर, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर, और इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक स्टोरी लिखना शुरू की जिसका नाम वेलरिज था। उसको मैंने एज ए स्टोरी स्टार्ट किया था। मैंने कहा था थोड़ा सा लिखूंगी तो फिर रुक जाऊंगी, तो वो बट ऐसे चलता रहा फ्लो में, तो वो चैप्टर्स बन गए। चैप्टर्स कब नॉवल में बन गए। वो एक बहुत एक्सेप्शनल जर्नी थी मेरी। और फिर जब लिख ली तो फिर क्या हुआ? देखो बेटे, बहुत से लोग 60-70 साल की उम्र पे भी अपनी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी लिखते हैं, तो वो लिख तो लेते हैं, छापने की नहीं समझ आती। तो ये कहानी आगे किस तरह बढ़ी? लिख तो लिया, आई एम श्योर बहुत से इस वक्त लोग बैठे होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है लेकिन पब्लिश नहीं हुआ। जी। तो सबसे पहले तो मेरे घर में किसी को पता ही नहीं था कि मैं एक नॉवल राइट कर रही हूँ। तो ये मैंने 1.5 ईयर लगा इसको कंप्लीट होने में, तो तब तक किसी को नहीं पता था कि मैं एक नॉवल लिख रही हूँ। तो फैमिली में कोई नहीं लिखता? नहीं, मेरी मामा राइट करती हैं, लेकिन वो एज ए प्रोफेशनल नहीं है। शौकिया जी। तो जब मैंने उसके 8 चैप्टर्स लिखे थे, तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया था कि आई एम डूइंग दिस। तो उसने इसको पढ़ा और मुझे इसका फीडबैक दिया, उसको बहुत पसंद आया। तो जब मेरे पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, जब मुझे लगा कि मेरा नॉवल फाइनल हो गया, तो फिर मैंने डिस्क्लोज़ किया घर में कि मैंने नॉवल लिखा है। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए और अटोनिश थे कि कैसे आपने किया, आपने बताया क्यों नहीं, और ये आपने कब लिखना शुरू किया। तो फिर इनको बताया, तो फिर पब्लिशिंग की जो जर्नी है वो सारी मेरे पेरेंट्स ने हैंडल की। तो ये फिर मेरे पब्लिशर्स के पास गई, उन्होंने देखा, वो भी काफ़ी हैरान हुए कि ये आपने कैसे लिखा है। तो फिर मेरी उनके साथ मीटिंग हुई, लाइक उनसे आके मिले, मुलाकात हुई। उसके बाद फिर ये पब्लिशिंग प्रोसेस में गई, इसकी प्रूफ रीड हुई। ये प्रूफ रीड इंग्लिश लेक्चर आर्ट से हुई और स्कॉटलैंड से होकर आया था मेरा नॉवल प्रूफ रीड। वंडरफुल। मैं यही कहने लगी थी कि इवन तो आप मैट्रिक कर रहे हो, राइट? जी। एंड यू आर इन 8th ग्रेड। किताब आपने पूरी अंग्रेज़ी में लिखी माशाल्लाह। और बात ये है कि जैसे पहला अगर चैप्टर की आप बात करें तो एलारा नाम है जी। Alara stood in front of the old iron gates with a suitcase in hand, staring at the house that didn't feel like home. Not yet, maybe never. It's just for a few months, her mother had said. Fresh air, a fresh start.
but fresh things didn't groan and they didn't whisper. Yeah. Very well written बेटा. Thank you so much. वेरी वेल रिटन. और बात ये है कि व्यूअर्स, क्योंकि मुझे भी पढ़ने का शौक है, इतना वक्त नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, बट एक शॉर्ट नॉवल पढ़ने में इतना टाइम भी नहीं लगता, एक एंजॉयमेंट भी होती है. और सिर्फ ये नहीं लिखा, अभी आगे और भी सोचा है इससे रिलेटेड. जी, इसका राइटिंग सीक्वल भी है. जी, मुझे राइटिंग बहुत पसंद है, मैं पैशनेटेड रही हूँ इसके बारे में. तो इससे लास्ट ईयर मैंने आपको बताया मैंने आर्टिकल्स लिखे थे, बट उनको चांस नहीं मिला पब्लिश होने का. तो इसी की जो बुक 2 है, क्योंकि ये सिर्फ अभी आधी कहानी है, तो इसके बाद क्या होगा वो एक उसकी सेपरेट से बुक होगी जिसका नाम ब्लड लाइन अवेकन है. उसमें अलारा जो मेरी मेन लीड है वो अपनी पावर्स के बारे में जानेगी. ओके, सो अभी पहला पार्ट हुआ है, सेकंड पार्ट आने वाला है. और बात ये कि अगेन व्यूअर्स, एक बड़ा ही ब्रिलियंट ऑप्शन, इस अगर ये मूवी में कन्वर्ट हो जाए तो वो तो फिर बहुत अच्छा होगा ना. मेरी तो वो अभी भी ड्रीम है, अगर ऐसे इसको अडेप्शन मिल गई एक मूवी के तौर पर तो ये रिलीज कहाँ पे हुई है? ये अभी पाकिस्तान में ही रिलीज़ हुई है. बट मेरे रिस्पॉन्स कैसा आया है? रिस्पॉन्स फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा है. सबने कहा कि हमने एक ही फ्लो में इसको पढ़ा है. हर चैप्टर में आपको क्लिफ हैंगर्स और मिस्ट्री मिलेगी जो आपको फोर्स करेगी कि आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ें. सही. मैं भी अपने बेटे हसन को ये दूंगी, ही इज़ 9 years old और उसको बहुत शौक है फिक्शन पढ़ने का. Nice. और यहाँ से आगे क्या करना है बेटा? इसके बाद मुझे फ्यूचर प्लान्स माय फ्यूचर प्लान्स आर टू बिकम असिस्टेंट कमिश्नर एंड सर्व माय कंट्री. वाओ. तो पढ़ाई में फिर क्या करने का प्रोग्राम है? पढ़ाई में मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं कंप्यूटर साइंस को स्टडी करना पसंद करूँगी अपने फ्यूचर में, और मेरा सब्जेक्ट भी वही होगा. और घर वाले क्या चाहते हैं? घर वाले, एक अपनी सोच होती है, घर वालों की होती है. तो मेरी बेटी की सोच और घर वालों की सोच में क्या तजाद है या एक ही है? मेरे पेरेंट्स ने कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है कि आप ये मत करें. वो कहते हैं जो आपको पसंद है आप करें, हम आपको फुल इनकरेज और सपोर्ट देंगे. जब ये स्टोरी लिख रही थी तो वर्ड बिल्डिंग और मिस्ट्री क्रिएट करनी, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में आसान तो नहीं होता, तो कैसे मैनेज किया था? एक पूरी दुनिया जिसको हम वर्ल्ड बिल्डिंग कहते हैं, कि एक दुनिया आपने पूरी कंस्ट्रक्ट की. ये तो नहीं है कि आपने इसी दुनिया में इसको किया, ये एक दुनिया अलहदा से कंस्ट्रक्ट की, मिस्ट्री क्रिएट की, कैरेक्टर्स क्रिएट किए, कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया. ये सब चीज़ें एक एफर्ट लेती हैं. तो ये इसके ऊपर वर्किंग अकेले कैसे कर ली? मतलब कहाँ से सपोर्ट ले रही थी साथ में? सपोर्ट कोई स्कूल की टीचर, कोई, क्योंकि आपने कहा 1.5 साल तो आपने किसी को बताया ही नहीं इसको लिखते हुए. मैं एक इंट्रोवर्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, तो मैं अपनी चीज़ें ज़्यादा किसी का गोल शेयर नहीं करना पसंद करती. और जब ये नॉवल, ये तो एक इमेजिनेशन थी, और मुझे फ्रिक्शनल स्टोरी जो फिक्शन जो मूवीज़ वगैरह होती हैं या फैंटेसी और मिस्ट्री, मुझे वो देखना बहुत पसंद है. तो मैं वहाँ से भी काफ़ी इंस्पायर हुई, और उसके बाद फिर मैं अपनी इमेजिनेशन से बहुत इंस्पायर हुई. मैंने कहा आइडिया बहुत अच्छा है, इसको किताब की शक्ल मिलनी चाहिए. तो बेटा आप हमारे व्यूअर्स को, यंग लोगों को, बहुत से यंग लोग होते हैं वो ये सोचते हैं हम बड़े होंगे तो ये करेंगे, बड़े होंगे तो वो करेंगे. किताब लिखना तो डेफिनेटली एक बड़े एज ग्रुप की कैटेगरी में ही आता है यूजुअली. तो आप यंग लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे इंस्पिरेशन के तौर? मैं चाहूँगी कि आप अपना टाइम वाइसली इस्तेमाल करें, क्योंकि इस वक्त बहुत तेज़ी से गुजर है, और एक प्रोडक्टिविटी की तरफ अपना जो कंसंट्रेशन है उसको रखें, जो कि आपको फ्यूचर में भी हेल्प कर सके. तो ये जो टाइम वेस्टेज वाली चीज़ें हैं इनसे आप परहेज़ करें, और क्रिएटिविटी को आई गेस सपोर्ट दिया जाए. एंड यू आर सच अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ व्यूअर्स. देखिए इस बच्ची ने, जो मुझे सबसे इसकी प्यारी बात लगी कि इन्होंने क्या कहा कि मैंने पहले कोशिश की कि मैं ऑनलाइन अपनी अर्निंग या इस तरह का कोई सिलसिला स्टार्ट कर लूँ. इनको ऑब्वियसली 18 ईयर्स का एक एज लिमिट होता है और उसमें एक पूरी प्रोसेस होती है उस चीज़ को स्टार्ट करने की. तो इन्होंने सोचा कि यार मैं कुछ और कर लेती हूँ, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. तो उस टाइम को ना वेस्ट करने की प्रोसेस में किताब लिखनी शुरू की, और ऐसी किताब लिखी कि माशाल्लाह वो शाया भी हो गई, पब्लिश भी हो गई. 500 रुपये की बाय द वे ये मार्केट में अवेलेबल है. इट्स एन एब्सोल्युटली लवली बुक एंड इट्स अ वेरी क्विक रीड. बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिस तरह हैरी पॉटर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, गेम ऑफ थ्रोन्स बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. तो अगर कोई यंग इंसान हमारे मुल्क का उस स्केल पे कोई चीज़ क्रिएट करना चाहता है तो हमारी सपोर्ट भी बनती है हमारी बेटी के लिए. तो असा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू सो मच. वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. और असा खान की नावल ज़रूर पढ़िएगा आप भी, और हम भी सीक्वल का वेट करें. कब तक निकलेगा? मे बी नेक्स्ट ईयर. तो वी विल वेट फॉर द सीक्वल. बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग बेटी. और व्यूअर्स, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अपनी फॉलोइंग को कैसे बढ़ाएं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, किस तरीके से अपनी प्रेजेंस को ऑनलाइन फील कराएं. एक बंदा है, 2 लोग हैं, एक ही टाइम पे शुरू करते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स को. एक बंदा जो है वो थाउजेंड्स पे चला जाता है, और एक बंदा जो है वो 20-25 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा. क्या मसला है?
कोई एल्गोरिदम का इशू है, इससे रिलेटेड हमें गाइड करेंगे एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, खुद एक IT एक्सपर्ट हैं, राना मोहम्मद जैन से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुझे पता है कि सारे इस वक्त अपना साह रोक के बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने ब्रेक से पहले आप लोगों को टीज़र दे दिया था कि किस तरीके से आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इवन टिकटॉक वगैरह किस तरीके से आप उसको चला सकते हैं लाइक ज़्यादा स्पीड से। क्योंकि वही वाली बात है, अभी आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे सोचेंगे कि मैंने और मेरी बहन ने एक ही टाइम पे बनाया था अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम, उसके तो हज़ारों में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और मेरे जो हैं वो 200-300 से आगे टप ही नहीं रहे। तो ऐसा क्या है जो वो कर रही हैं जो आप नहीं कर रहे, जो आपके नहीं बढ़ रहे? और दूसरी बात, मोनेटाइज पैसे कंटेंट बनाने से जो आ रहे हैं वो आप कैसे ले सकते हैं, या कैसे आप अपना भी मोनेटाइजेशन का सिलसिला स्टार्ट कर सकते हैं? हमारे साथ राना मोहम्मद जैन हैं, IT एक्सपर्ट भी हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों की सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, टिकटॉक को, वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को देखना और उनको इन्हांस करना, उनकी बूस्टिंग में मदद करना। अब बूस्टिंग में और फॉलोअर खरीदने में बड़ा फ़र्क है, वो भी हमें गाइड करेंगे। हमारे साथ राना मोहम्मद जैन है। अस्सलाम वालेकुम जैन। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा जैन, सबसे पहले तो ये जो मैंने एक सवाल पूछा जो व्यूअर से, उसका जवाब दो मुझे। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मैंने काफ़ी ब्रांड्स को मैं मैनेज करता हूँ, और सबसे ज़्यादा नीश में इनको मसला होता है। देखिए, आप जो स्टार्टअप करती हैं तो आपको सबसे पहले आपने एक नीश ढूंढनी है। नीश जैसे मतलब आप फिटनेस में, अगर आप मेडिकल में अगर काम कर रहे हैं, फिटनेस में काम कर रहे हैं, आपने उस नीश के अंदर रहकर आपने काम करना है। तो उसके साथ आपने कीवर्ड सर्चिंग करनी है। आपने कीवर्ड्स आपने देखने कौन सा कीवर्ड ज़्यादा रैंक हो सकता है, फिर उस कीवर्ड्स के ऊपर आप वीडियोस बनाएं। जैसे आप मेन कीवर्ड है फिटनेस, सेकंड उसका कीवर्ड हो सकता है डाइट प्लान, थर्ड उसका हो सकता है आपकी वेट कैसे गेन करना है। इस तरह आप उसकी कैटेगरी को आप करें। और सेकेंडली आप उसके अंदर आप मीम्स यूज़ करें वीडियोस के अंदर, और फर्स्ट और 3 सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वीडियोज़ के लिए, और वो चीज़ें आप यूज़ करें तो आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इनहांस हो सकता है। बनाते हुए क्या कोई ऐसी एहतियात होती है? स्टार्टिंग में आप ये जैसे कि देखें ना, मेरा ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इंस्टाग्राम और फेसबुक था। जब मैंने आपके पास आई तो आपने मुझे कहा कि आप वो चीजें देखें जो आपकी ज्यादा वायरल होती है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग था। तो आपने मुझे गाइड किया कि जी हर चीज के हैशटैग्स कितने कारआमद होते हैं? हाँ, ये होते हैं 20-30% हैशटैग डिपेंड करते हैं आपके, और आप ज़्यादा नहीं आपने ऐड करने, 10 to 15 ऐड नहीं करने, हमें 3 to 5 बस, मैक्सिमम 3 to 5 आप ऐड करें। अच्छा, लोग तो 50 हैशटैग लगा देते हैं। वो गलत करते हैं। उसके जैसे आप 3 करें, एक मेजर हो आपका, और सेकंड वो आप हो, जैसे आप मैं फिटनेस है, सेकंड आपका डाइट प्लान हो जाए, थर्ड आपका वेट गेन हो जाए। ये 3 आपकी होनी चाहिए। और ये तीनों यूट्यूब, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक, तीनों पर ये चीज़ है। और इसके साथ आपका CTR होना चाहिए। अब CTR में ये होता है, सीन होता है, आपने जब आपकी वीडियोज़ अब चलती है आपकी, तो आपने एक यूट्यूब ने आपको 100 लोगों को आपको रेकमेंड किया है, उसके अंदर आप 10 लोगों ने आपकी वीडियो क्लिक किया है, इसका मतलब आपका CTR 10% था आपका। और CTR आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आपकी वीडियोज़ को, आपकी ट्रेंडिंग में आपकी वीडियोज़ को आने में। ट्रेंडिंग में वीडियो कैसे लेके आए? एक तो हैशटैग हो गया, ये हैशटैग होगा। सेकंड आपने जो CTR जो थंबनेल होता है आपका, वो आपने बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है आपने, और उसके अंदर आपने फोकस करना है, आपने जो ऑडियंस आपकी इंगेज हो आपकी ज़रा, और वॉच टाइम आपका इंक्रीज हो। जितना आपका वॉच टाइम इंक्रीज होगा उतना जल्दी आपका जो सी वीडियोज़ आपकी ट्रेंडिंग में आने की चांसेस होते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया कि आपने एक अकाउंट बना दिया, आपने हैशटैग भी लगा दिए, आप ट्रेंडिंग वीडियोस का कैसे बंदे को पता चले? देखिए, उसके लिए आपने कीवर्ड अक्सर ऐसा होता है, जब तक हमें पता चलता है किसी चीज़ के वायरल होने का, तब तक वो वायरल खत्म होने वाली होती है। हाँ, उसमें ये होता है आपने टॉप 15 अपनी नीश में लाके जैसे आजकल एक वो वीडियो बड़ी चल रही है कि ऐसे करके आंखें बंद करके एक बात की, फिर आंखें बंद के एक बात की, तो वो बड़ी चल रही है, लेकिन वो इतनी ऑलरेडी चल चुकी है कि अगर आप अब बनाएंगे तो आपका तो बिल्कुल एंड में आएगा। हाँ, जब आपने स्टार्टिंग में आपने 15 टॉप वीडियोस होती हैं, आपने उसके एनालिसिस करना है, उसके कीवर्ड रिसर्च करने हैं, उसके कीवर्ड्स के मुताबिक आप अगर स्क्रिप्ट में लिखेंगे और वीडियोस तैयार करेंगे, वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में चली जाती हैं और स्टार्टिंग में चली जाती हैं वो। और बात ये कि व्यूअर्स, एक बहुत ही ब्रिलियंट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप ChatGPT पे जाएं। ChatGPT पे जा सकते हैं, और कहीं ट्रेंडिंग AI आप स्टूडियो, गूगल AI स्टूडियो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप नोटबुक LLM है वो आप यूज़ कर सकते हैं। LLM में ये सीन है, आप 10 बुक्स भी आपको देंगे तो आपको बुलेट फॉर्म में 10 पॉइंट्स आपको लिख के भेज सकता है। वो बहुत अच्छा AI इस टाइम चल रहा है, एडवांस लेवल पर है।
अच्छा और AI इन्फ्लुएंसर वीडियोस भी आ चुकी हुई हैं, जो सी मॉडल्स जो से वो जनरेट हो रही हैं, उससे भी आप काफ़ी पैसे आप कमा सकते हैं। तो देखिए ना, जैसे कि अगर मैं तो अपनी वीडियो खुद ही बनाती हूँ, जी। क्योंकि एक मीडिया पर्सन व्हाटएवर, आपका एक वो बन चुका है ना, आपका एक ब्रांड इमेज है आपका एक पूरा। बट अगर आपने एक ब्रांड क्रिएट करनी है तो उसके लिए एक थीम फॉलो करें, एक जैसा नहीं आप जैसे बहुत कलरफुल। सी खवातीन है वो नहीं ऑन एयर आना चाहती, जी कुकिंग की वीडियोस बनाती हैं ही तो है, वो इस hands तरह की करके बना हैंड से कर रही होती जी। हैं, तो टॉकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप AI की यूज ले सकते हैं। कर सकते हैं आप, और एक नीश में रह के काम करिए। ऐसा नहीं आप हर नीश में आप जाके करें। आप कुकिंग किया तो आप मेडिकल में भी ऐड कर रहे हैं, दूसरे तीसरे फिटनेस में भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में नहीं। आप कुकिंग करें, कुकिंग में सिर्फ आप रहकर आप एक वीडियोस बनाए, वो ज़्यादा बेटर रहती हैं। यानी कि हर किस्म की फनकारी नहीं नहीं, सिर्फ एक नीश में रहे, उस पर वीडियोस आप ऐड करते जाएं। उस पर फिर आप ब्रांड्स को लैब्स भी आपके साथ ज़्यादा करते हैं आपके साथ। देखिए ना, क्योंकि अब YouTube को अगर देख ले तो उसमें लाइफस्टाइल के कुछ चैनल्स हैं, ऐसे ही कुछ चैनल्स जो हैं वो टोटल चैनल्स हैं जिसमें हर किस्म की चीज़ मिल जाती है। कुछ है मेडिकल, कुछ है प्योरली फैशन, कुछ है मेकअप। ऐसे ही फिर उनको मेडिकल में फिर कोलैब्स भी करते हैं उनके साथ। उनको कहते हैं ये आप हमारा डाइट प्लान के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करवाएं, तो उसके लिए भी उनको अर्निंग बड़ी अच्छी स्टार्ट हो सकती है वहाँ से भी। एक तो हो गया ना कि आपको एज इन्फ्लुएंसर कोई हायर कर ले, जी। लेकिन अपने कंटेंट से पैसे कैसे बना सकते हैं? आपने सिंपल तरीका है, आप यूट्यूब पर जाते हैं तो आपका 1K आपके सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, 4K आपका वॉच टाइम होना चाहिए, और आप इजीली आप कॉपीराइट्स ना हो आपका, वो जो वीडियोस है किसी का आप सॉन्ग ना यूज़ करें तो आपको प्रूव हो जाता है आपका यूट्यूब। और जो फेसबुक का 10K फॉलोअर्स हो आपके हों, और वॉच टाइम आपका अच्छा हो, और यही वगैरह आपकी कॉपी वगैरह ना हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम जी, दोनों का आपका हो सकता है, आपका इजीली हो सकता है। 10K फॉलोअर्स, यानी कि अगर आपके 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और वीडियोस की क्वालिटी अच्छी है आपकी, और आप इजीली वो यूज़ कर सकते हैं। किस किस्म की अर्निंग हो सकती है? मैं वैसे एक आइडिया अगर आपके उसके अंदर आपके जितनी आपकी व्यूज़ वॉच टाइम ज़्यादा होगा, जिस तरह का आपकी नीश होगी उसके अंदर, उस नीश के अंदर आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो सकती है आपकी। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह टिकटॉक बाहर से ही हो रहा है तो उस तरह फेसबुक और हाँ, एक इंस्टाग्राम गुड भी न्यूज़ बाहर ये से। आपके लिए, टिकटॉक कौन सा लास्ट वीक में अंदर पाकिस्तान में इनको अलाउ कर दिया उन्होंने, और अब पाकिस्तान में के अंदर भी वो स्टार्ट हो जाएगा टिकटॉक लाइव भी, और प्रमोट भी, एड्स भी स्टार्ट हो क्योंकि जाएंगे। लोग चलाकियां कर रहे थे, वो बाहर से अकाउंट जी। बना के उसको वो utilize- दुबई के होते हैं, UK के अकाउंट्स होते हैं, और उस पर फिर वो वीडियोस बनाते हैं, और वो उस पर एनिमेशन वीडियोस बनाकर वहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं। तो आपकी रिकमेंडेशन यही कि जिस मुल्क में है वहीं से ही वहीं से करें, और एक थीम को जो फॉलो लीगल करें, प्रॉपर तरीका है थीम को फॉलो करें, और एक नीश में काम करें। ऐसा ना करें हर तरह का आप एड्स करें, वीडियोस डालें। एक आइडिया, जैसे कि अगर फेसबुक इंस्टाग्राम से, अब अर्निंग जो है वो फेसबुक से हो रही है या फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों से हो रही है? आप दोनों से हो रही है। मेटा से हो रही है। अच्छा, मेटा से हो रही है। कितने को इंसान कमा सकता है? ये डिपेंड करता है आपके वॉच टाइम कितना है, और आप इसमें आप इजीली आप अच्छा फिगर आप इसमें रेंज कर सकते हैं। आप मेरे ख्याल में $300 to $400 आप कमा सकते हैं महीने का। और देखिए ना, $300 से $400 लाख ऐसे लाख ही, रुपया तो ऐसे ही। $500 अगर आप कमा रहे हैं तो $1.5 लाख रुपया आपका हो गया। ऐसे ही और ये उस बंदे के हैं जिसके 10K फॉलोअर्स 10K फॉलोअर्स से ऊपर जा रहे हैं, और डेली वो वीडियोस अपलोड कर रहा है। और तो आप देखें ना, जिसकी मिलियंस में है वीडियोस, या जिसकी इवन 40K या 50K हैं, जी उनकी अर्निंग उतनी उसके ज़्यादा। ऊपर उनकी इतना वॉच टाइम आ रहा है, कितनी वीडियोस देखनी है, और वो वीडियोस के अंदर उस हिसाब से CTR कितना बन रहा है। अब जैसे कि मेरी फॉर एग्जांपल 1 मिलियन के करीब है फॉलोइंग फेसबुक के, 2 मिलियन के करीब है इंस्टाग्राम पे, तो मेरा जैसा बंदा कितनी अर्निंग कर आप 800 से आप स्टार्ट करेंगे, और आपकी 1500 इस तरह आपकी वो मैक्सिमम होगी। आपके डिपेंड करता है आप कितनी वीडियोस शेड्यूल कर रहे हैं, आप डेली आप कितनी वीडियोस मतलब अपलोड कर रहे हैं। $800 से लेके आप 1500 तक आप फर्स्ट मंथ में आप जाएंगी। और व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत से चैनल्स वगैरह से भी ये बात कर रही हूँ। मुझे एक दो लोगों ने एक प्राइवेट चैनल है, उन्होंने अप्रोच किया कि हम आपका देख लेते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं हम आपको मोनेटाइज कर देते हैं। मैंने कहा आप क्यों मोनेटाइज करके देंगे? उन्होंने कहा हम आपको मोनेटाइज करके देंगे और उसका आपको बेनिफिट। अच्छा, मार्केट जी क्या वो वीडियोस भी पैसे कमाती हैं जिनको आप बूस्ट करते हैं? हाँ जी, वो भी कमाती हैं, और ये मार्केट में वॉच टाइम भी मिल जाता है, वॉच टाइम भी इंक्रीज़ हो जाता है, इस तरह की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप जैसे बंदे के पास अगर इंसान आता है तो क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? आप लोग तो वेबसाइट्स भी बना, मतलब जी, हाँ। IT एक्सपर्ट के पास, मेरा पॉइंट ये है कि IT एक्सपर्ट के पास आने का क्या फ़ायदा है इसकी बनिस्बत कि आप किसी एमी प्रोडक्शन हाउस को कहें कि आप देख लें? हाँ, सबसे पहले फ़ायदा ये है, हम एक ब्रांड बिल्ड करते हैं, और हम ब्रांड जब बिल्ड करते हैं हम एक थीम को फॉलो करते हैं। अगर हम एक ब्लैक गोल्डन के साथ एक शूज़ के ब्रांड को हम चल रहे हैं तो उसके पूरा एक लेआउट के साथ हम रोड मैप के साथ चलते हैं। फर्स्ट मंथ में हमें टारगेट करना है, सेकंड मंथ में कैसे टारगेट करना है, फिर हम टारगेट होते हैं वो अचीव करते हैं हम। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम काफ़ी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ, काफ़ी बड़े एक्टर्स हैं उनका मैं इस टाइम मैनेज कर रहा हूँ, अकाउंट्स मैनेज कर रहा हूँ, और ब्रांड्स को मैं इस टाइम मेरे भी आपने मामलात जी, बड़ी जी, दफ़ा मैंने जी, जी। आपको मैंने एक्चुअली व्यूअर्स, वन ऑफ द रीज़न आई कॉल्ड ज़ैन ऑन द प्रोग्राम वाज बिकॉज इनको मैंने बड़ी दफ़ा अप्रोच किया
या डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड। नईम ताहिर साहब की जैसे कि जी, जी। आपने वेबसाइट भी बनाई, एक्चुअली तो हमारी उसकी वजह से मुलाकात जी, हुई जी, थी, ऐसा ही है। जो उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी जी। बनाई है और आपने उनको बताया कि जी, उसको जी। कैसे मोनेटाइज कर सकते ऐसा ही उसके अंदर हमने AI भी कुछ फीचर्स भी ऐड कर रहे हैं रिसेंटली और बहुत ज़्यादा उसको एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। अब जैसे ये बच्ची आई थी ब्रेक से जी, पहले जी। प्रोग्राम जी, में, जी। इसकी अगर सोशल मीडिया की हैंडलिंग है और फिर इनकी एक लाइब्रेरी बनानी है जिसमें इनकी अपनी बुक्स जो हैं आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। जी, बेसिकली उस पर फर्स्ट हम डोमेन बाय करेंगे और फिर उनकी होस्टिंग बाय करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर उनका थीम सेलेक्ट करेंगे और उनकी वो फिर उस हिसाब से बुक्स बट अपलोड देखिए ना, IT एक्सपर्ट से बनवाने का फायदा ये होता है कि आपको हर चीज़ का रैंकिंग पता मिल है। जाती है, आपको SEO होती है, आपकी जो सी है वो आपका गोल जल्दी आपका ग्रोथ होती है। और बात यह है कि व्यूअर्स देखें, जिस बंदे को काम आता है, जिसका एरिया है IT, अगर आपने ई-कॉमर्स में जाना है, जैसे कि अगर आपने कुछ इस पे ई-कॉमर्स पे भी हम एक दिन प्रोग्राम जी, करेंगे ज़रूर, इंशाअल्लाह। और हम ज़रूर इस पे भी प्रोग्राम करेंगे कि AI के थ्रू कैसे बना सकते हैं जी, पैसे। जी। आज तो मैं चाहती थी कि आपका एक इंट्रोडक्शन जी, हो जी, जाए जी। प्रोग्राम पे और हम व्यूअर्स को ये बताएं कि देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम से अब आप पाकिस्तान में पैसे कमा सकते हैं। अप्लाई करें, ऐसे ही। 10K से ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं तो आप फ़ायदे में, तो आप उसको कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने यूट्यूब पे भी करना है तो यूट्यूब की तो पाकिस्तान में हो ही रही है मोनेटाइजेशन। टिकटॉक भी पिछले हफ्ते में ये मामला हुआ ऐसे है ही। और 2-3 हफ्तों में आपको समझ आ जाएगा कि वो कैसे मोनेटाइज करना है। किसी भी IT एक्सपर्ट के पास जाएं, गाइडेंस लें, और अगर आपने प्रोफेशनल काम करना जैसे है ही। तो फिर प्रोफेशनल्स को ऐसे साथ ही, लगाएं। ऐसे ही है। देखिए टीम, जी, अगर टीम। बिजनेस भी शुरू करते हैं तो एक टीम होती है। ऐसे ही है। ई-कॉमर्स में टीम IT है, IT है, बिल्कुल। IT है और इसमें सबसे ज़्यादा गूगल एडसेंस से प्रूव होते हैं और वेबसाइट आप प्रूव करा सकती हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा आप अर्निंग कर सकती हैं और वो यूट्यूब से ज़्यादा है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता ये वेबसाइट्स के अंदर अर्निंग ज़्यादा है, वेबसाइट में ज़्यादा अर्निंग है गूगल एडसेंस से प्रूव करा कर। तो हमारे व्यूअर्स को मैसेज क्या दोगे IT के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए जो भी काम है आप स्टार्ट करें, बहुत ज़्यादा आप प्लानिंग जब कर लेते हैं आप लोग तो फिर आप लोग डिले कर लेते हैं। डिले ना करें, आप पहले एक पूरा वीक का शेड्यूल बनाएं, आप 4 to 8 वीडियोस आप पहले तैयार करें, 3 to 5 आप इमेजेस तैयार करें और फिर पूरा वीकली आप उसको अपलोड करें। ऐसा ना करें एक वीक आपने कर दिया, नेक्स्ट वीक आप वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे, फिर आपका वो स्लो हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे कहूँगा आप जो भी काम करना चाह रहे हैं एक पूरा प्रॉपर एक चैनल के थ्रू, एक रोड मैप के थ्रू आप काम करें। बिल्कुल सही, और राइट लोगों के साथ कनेक्ट हों। जी ऐसे ही है। देखिए मैंने आपको जहन से बुलाया, आप जिस भी IT एक्सपर्ट को जानते हैं जो IT का और इस एरिया का है, अब ये भी याद रखें कि अगर किसी बंदे का काम है डेटा और कोडिंग का, आप उस बंदे के पास जा रहे हैं अपना AI का काम कराने के लिए, तो इट बिकम्स ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड। है। सो राइट पर्सन के पास जाएं। वेबसाइट स्पेशली जब बनानी हो, ई-कॉमर्स का काम करना हो, अपने किसी भी चीज़ को मोनेटाइज करना हो, तो प्रॉपर प्रोफेशनल IT एक्सपर्ट्स के पास जाएं। जिस तरह हम मुस्तनद डॉक्टर का कहते हैं, उसी तरह IT के काम के जी, लिए जी। IT एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच Thank you, जैन। sir। मुझे पता है आज आपका काफ़ी काम की मसरूफियत थी, जी, बट जी। आई वांटेड कि हमारे व्यूअर्स को किसी IT एक्सपर्ट की जी, जी। ज़बानी पता चले कि गुड न्यूज़ है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टिकटॉक, इन सब से अब आप पैसे कमा सकते हैं, प्लस अपनी वेबसाइट से भी। कनेक्ट टू द राइट पर्सन एंड अर्न मनी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।